अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है जी, चले हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं जी। हम लोगों ने आज के सेशन में कुछ गैर मारूफ और ऐसे एरियाज़ को पढ़ना है जिनमें के बच्चों को डेफिनेटली प्रॉब्लम आती है। इंडेक्स नंबर का एक चैप्टर है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जनाब चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 विच इज़ द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स एंड ओवर टेक्निकल एरिया ऑफ योर सिलेबस। प्रॉब्लम ये है कि मुझे समझ नहीं आती कि बच्चों को ये जो इंडेक्स नंबर है इसमें क्यों इशू होता है। अगर पहले हम लोग इंडेक्स नंबर की बात करें तो इंडेक्स नंबर जो है ना, वो जो हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मेथड वाला जो एरिया पढ़ा था कि स्टैट्स के अंदर ये है, जिसके बारे में हमने कहा था कि ये 20 से 25% की वेटेज आई के आपने डिक्लेयर की है इसकी, और ये बिगेस्ट एरिया है आपकी पूरी की पूरी क्यूएम की बुक के अंदर। इस एरिया में हमने कहा था कि 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 11 और 12 जो हम लोग इससे पहले एक सेशन में पढ़ चुके हैं, और एक छोटा सा चुना मुन्ना सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 इंडेक्स नंबर्स। जब हम इंडेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 नंबर के सवाल आते हैं, इससे ज़्यादा सवाल ही नहीं आते हैं। लेकिन ये इतना मुश्किल सेशन नहीं है, ये इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, ये इजी चीज़ है। इसको समझना जो है वो बस पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसकी तमाम चीज़ों को कवर कर पाएंगे। और जहाँ तक बात है इसके फार्मूलाज़ की, तो इतने सारे फार्मूला को रट्टे लगाए जाते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से रट्टा लगाने की बजाय अगर इनको समझने की कोशिश की जाए तो हम लोग ज़्यादा इजीली इस एरिया को कवर कर सकते हैं। तो हम लोग अपने इस सेशन के जो पहला 15 से 20 मिनट होंगे इंशाल्लाह, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 14 की एक क्विक रिवीजन करेंगे। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करूँगा कि वो क्या चीज़ें हैं, इनके फार्मूलाज वगैरह डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि जो प्रैक्टिस वगैरह होती है वो हमारे सेशन में नहीं होती है, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, चीज़ें पूरी की पूरी डिस्कस करते हैं, और थ्योरेटिकल आस्पेक्ट से जो है ना वो काम करने की कोशिश करते हैं। राइट, तो हम लोग शुरू करते हैं जी। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग चैप्टर नंबर 17, 18 और 19 की तरफ मूव करेंगे। तो जनाब शुरू करते हैं इंडेक्स नंबर के बारे में। देखें, इंडेक्स नंबर जो होते हैं ना, ये क्या फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये इस्तेमाल होते हैं कि किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वांटिटी में ओवर द टाइम क्या चेंज आता है। राइट, फॉर एग्जांपल जब आप फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी जगह में प्राइसेस के बारे में, तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा प्राइसेस जो हैं उसमें क्या चेंज आया है, ताकि आप इन्फ्लेशन की बात कर सकें। ठीक है जी, इंडेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस के लिए यूज़ नहीं होता, या सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ नहीं होता। ये हर उस वेरिएबल को कवर करता है, हर उस चीज़ को कवर करता है जो ओवर द टाइम चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, पॉपुलैरिटी इंडेक्स। ठीक है जी, किसी पॉलिटिशियन की पॉपुलैरिटी, किसी शोबिस के बंदे की पॉपुलैरिटी, किसी स्पोर्ट्समैन की, क्रिकेटर की पॉपुलैरिटी, और हम लोग बात करते हैं कि ये बंदा मज़ीद पॉपुलर हो गया है या इसकी पॉपुलैरिटी में कमी आ गई है। पॉपुलैरिटी का भी इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा हम लोग एक और इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं जिसे हम पॉल्यूशन इंडेक्स कहते हैं। पॉल्यूशन इंडेक्स ये बताता है कि किसी भी एरिया में पोल्यूशन कितनी है, 2019 में कितनी थी, 2020 में कितनी थी, 2021 में कितनी थी। इस तरीके से कोई भी चीज़ जो कि ओवर द टाइम चेंज हो रही है, एक साल के बाद जिसकी वैल्यू में चेंज आ जाएगा और उसकी नई वैल्यू जब हम अज्यूम करेंगे, इस तरह की तमाम चीज़ों को हम लोग इंडेक्सेस में आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू में चेंज कितना आया। और फिर हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है जी, इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं। पॉपुलेशन इंडेक्स, पॉपुलेशन का एजुकेशन इंडेक्स। ठीक है जी, दिस सेज कि पाकिस्तान के अंदर एक साल कितने परसेंट लोग एजुकेटेड थे, और दूसरे साल कितने परसेंट लोग एजुकेटेड हैं, तीसरे साल कितने परसेंट लोग एजुकेटेड थे, और एजुकेशन में परसेंटेज में क्या इंक्रीज या डिक्रीज आता चला जा रहा है। दिस इज़ पॉपुलेशन इंडेक्स। ठीक है जी, आप किसी भी मुल्क के बारे में कोई भी ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू सोचें, उसका एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता होगा। राइट, तो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस और क्वांटिटी का जिक्र नहीं होगा, कोई भी चीज़ जो ओवर द टाइम चेंज होती है उसको हम इंडेक्स में कवर करते हैं। हाउएवर आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ हम प्राइसेस और क्वांटिटी के इंडेक्सेस की बात करते हैं, और उसके बाद आपको उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जाता। तो इंडेक्स नंबर एक बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि किसी भी क्वांटिटी के अंदर चेंज जो कि अकर होता है ओवर द टाइम, उसको एवेल्युएट करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें जो फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल है। राइट, फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जी आपके पास एक वैल्यू है 2010 की और 2011 की। 2010 में फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन इंडेक्स लाहौर का था
325 और 2011 में लाहौर का पॉल्यूशन इंडेक्स इंक्रीज होकर हो गया 365, राइट। ये दो वैल्यूज हैं जिनको हमने आपस में कंपेयर करना। तो हम लोग जब भी किसी एक साल की पोल्यूशन को किसी पिछले साल की पोल्यूशन के साथ कंपेयर किया करेंगे, हमारा फॉर्मूला यही है कि पॉल्यूशन ऑफ करंट ईयर यानी कि वैल्यू ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ कंपैरिजन ईयर। जिस ईयर के साथ आप कंपैरिजन करें या उसको हम लोग बेस ईयर भी कहते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। जब हम करेंगे 365 डिवाइडेड बाय 325 मल्टीप्लाई बाय 100, वी विल गेट एन आंसर विच इज द पॉल्यूशन इंडेक्स। तो जिसने हमें बताया कि पॉल्यूशन में कितना चेंज आया है, पॉल्यूशन में कितना इंक्रीज या डिक्रीज आया है। तो इसी तरीके से हम लोग प्राइसेस में, क्वांटिटीज में, पॉपुलैरिटी इंडेक्स में, हर तरह की चीज़ों में इसी तरीके से इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब पाकिस्तान के अंदर हम लोग प्राइस इंडेक्स की बात करने लगे हैं और प्राइस इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो तो बहुत ही सिंपल होता है। फर्ज करें कि आप ईयर 2020 में है और 2021, पेट्रोल की प्राइसेस के बारे में हम बात करने लगे हैं, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हम लोग बात करते हैं कि जब पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, राइट। अभी रिसेंटली जो प्राइसेस में इंक्रीज या इस तरह की जो चीज़ें आती रही, ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आती थी, वो जी किराए महंगे हो गए, किराए महंगे हो गए तो सब्जियों को लाने वाली जो बसें हैं उनका पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया तो उन्होंने सब्जी महंगी कर दी। इस तरीके से हर चीज़ में हम कहते हैं कि पेट्रोल प्राइस का बहुत अमल दखल होता है। इसलिए किसी भी मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन या महंगाई का अंदाज़ा उस मुल्क की पेट्रोल प्राइस से लगाया जा सकता है कि उस मुल्क में पेट्रोल प्राइस में क्या इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2020 में पेट्रोल प्राइस है 105 रुपये और 2021 में पेट्रोल प्राइस हो जाती है 100 रुपये। तो हम लोग एक इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं जिसे हम प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये होगा प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। इससे आपके पास एक आंसर आएगा जो कि परसेंटेज में होगा। जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट एन आंसर विच इज इन परसेंटेज, और ये परसेंटेज आपको बता रही होगी इफ दिस परसेंटेज इज मोर देन 100, ठीक है जी, दिस मीन्स कि इसमें इंक्रीज आया है। इफ दिस परसेंटेज इज लेस देन 100, ठीक है जी, तो इसमें डिक्रीज आया है। और अगर ये परसेंटेज 100 के आसपास 100 ही होगी तो इसका मतलब है कि देयर हैज बीन नो चेंज। तो इंडेक्स नंबर स्टेट्स के प्राइसेस के अंदर कितना चेंज आया है, राइट। अच्छा, इंडेक्स नंबर की एक और इंटरप्रिटेशन देखते हैं। आप लोग जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप ऊपर रखेंगे प्राइस, जिस साल का आप इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, 2020 का इंडेक्स आप कैलकुलेट कर रहे थे, आपने उसको डिवाइड किया 2021 का इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे थे, 2020 से आपने उसे डिवाइड किया, यू गेट द आंसर 95%। 95% का एक बड़ा खूबसूरत मतलब है। इसका मतलब ये है कि 2020 में जो चीज़ें आपको 100 रुपये की मिलती थी, अब वो 2021 में वही तमाम चीज़ें आपको 95 रुपये की मिलेंगी, राइट। जो आपका इंडेक्स नंबर होता है वो आपको बताता है कि जो चीज़ें बेस ईयर में 100 रुपये की मिल रही थी आज वो कितने की मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गेट द इंडेक्स नंबर 125%, इट्स मीन, परसेंटेज को अगर हम इग्नोर करें, कि जो चीज़ आप बेस ईयर में 125 रुपये की लेते थे आज वो 100 रुपये की लेते थे, आज वो 125 रुपये की बिक रही, राइट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर आपको बताते हैं कि ओवरऑल कितना वैल्यू में, कितना इन्फ्लेशन में इंक्रीज आया। देखें, इन्फ्लेशन का वर्ड आ गया। इन्फ्लेशन क्या होती है? इन्फ्लेशन इज कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में महंगाई कितनी हुई है, उस महंगाई को इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, ठीक है जी। अब जो इन्फ्लेशन होती है ये परमानेंट इंक्रीज होता है, परमानेंट इंक्रीज इन प्राइस लेवल्स, राइट। जो प्राइस लेवल में परमानेंट इंक्रीज होता है उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, और वो हम लोग पेट्रोल प्राइसेस से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और फर्ज करें कि हम एक से ज़्यादा सालों के पेट्रोल प्राइस का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो देन वी कैन फाइंड आउट द इंडेक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं, हमारे पास 2020 की प्राइस है, 21 की, 22 की, 23 की और 24 की, ठीक है जी। और इन प्राइसेस को ज़हन में रखते हुए हम लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल 2021 की प्राइस हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, अब जब आपके पास मल्टीपल ईयर्स होते हैं ना
तो आपने ये देखना होता है कि कौन से साल की बेस पे आपने इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फाइंड आउट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2021, 2022, 2023 या 2024, और अगर आपको बता दिया जाए कि देयर शुड बी वन सिंगल ईयर जिस साल के साथ हर साल को आपने कंपेयर करना है, तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड बेस्ड मेथड, राइट। फिक्स बेस मेथड में क्या होता है कि प्राइस ऑफ करंट ईयर में जिस साल का इंडेक्स आप कैलकुलेट करना चाहते हैं वो ऊपर लिख देते हैं उसकी वैल्यू, और जिस साल जो आपकी बेस ईयर होती है वो आप नीचे लिख देते हैं, तो आपके पास फिक्स बेस्ड जो है ना वो आ जाता है। अच्छा, इस हिसाब से हम लोगों के पास जो आंसर आता है उसकी इंटरप्रिटेशन बड़ी मजे की होती है। हम लोगों को ये पता चला कि जनाब जब हमने 2021 का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ 2020, तो हमारे पास आया आंसर 95%। दिस मीन्स कि जो चीज़ें 2020 में 100 रुपये की मिल जाती थी, अब वो 2021 में 95 रुपये की मिल जाती। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें और हम लोग ये बात करें कि यस इसकी में जो है ना ये प्राइस में डिक्रीज आया है, महंगाई में कमी हुई है। अच्छा, हम लोग 2022 को 20 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऊपर रखा 22 नीचे रखा 20, 22 की वैल्यू है 90 और 20 की वैल्यू है 105, तो वी विल गेट 86%। तो हम कहेंगे कि जनाब 86% हो गया। जो चीज़ें आप 2020 में 100 रुपये की परचेज करते थे, अब वो 2022 में आप 86 रुपीज़ की परचेज कर लेते हैं। तो देखें ना, ये जो हुकूमत थी, अगर इस साल कोई और हुकूमत थी और इस साल कोई और हुकूमत है, तो हम लोग कहेंगे कि इस हुकूमत ने अच्छा परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि इस हुकूमत ने तो जो बचत की थी वो की थी 95 रुपीज़, और इसने 100 से 86 पे ले गई, यानी कि इसने 5 रुपये बचाए, इसने 14 रुपये बचाए, राइट। तो इस तरह से हर जो हुकूमत है उसकी हम लोग एवेल्यूएशन करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ, हम लोगों ने बात की 2023 की। जब 2023 का इंडेक्स निकला तो 90, तो हमने कहा कि जो चीज़ें 2020 में थी 100 रुपये की, वो अब 2023 में 90 रुपये की आती हैं। हमने कहा शाबाश, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने भी 10 की इन्फ्लेशन निकाल दी, यानी कि अब तुम 10 की बचत लोगों को करके दे रहे हो। तो ये हुकूमत भी बड़ी खुश होगी, है लोगों को कहेगी ओ हो देखो हम लोगों ने कितना बचत कर दी। चलें 86 नहीं कर सके, लेकिन हम 90 तक तो ले ही गए ना चीज़ों को। जो चीज़ें 2020 में आप 100 रुपये की परचेज करते थे, आज वो आप 90 रुपये की परचेज करते हैं, राइट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं। अगर हम प्राइसेस की बात करें वन बाय वन, तो 5 रुपये का डिक्रीज आया। जो हुकूमत यहाँ पे थी उसने 5 रुपये का डिक्रीज किया प्राइसेस में, उसको हमने कहा गुड, राइट। हमने कहा जी ये जो है इसने 5 रुपये की बचत की, इसने 14 की बचत की और इसने 10 की बचत की। तो हम किसको, इसको फर्स्ट पोजीशन दे रहे हैं, इसको हम सेकंड पोजीशन दे रहे हैं, इसको हम थर्ड पोजीशन दे रहे हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि हम इसको सोच कैसे रहे हैं। इस तरह की कैलकुलेशन में ये गलती होती है जो हमें यहां पे नजर आएगी, और वो गलती ये है कि जनाब 2022 में जो प्राइसेस थी वो 90 रुपये, यानी कि 10 रुपये मजीद कम हुई, लेकिन 2023 में प्राइसेस 5 रुपये बढ़ गई। इस हुकूमत की अगर हम बात करें तो इसने तो बहुत बुरा किया, इसने पेट्रोल पे 5 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन 2023 वाले को अभी भी हम सेकंड पोजीशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको कंपेयर कर रहे हैं एक ऐसी बेस के साथ जो बहुत पुरानी बेस है। तो यहां से इन सियानों ने जो इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई साहब नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम हर साल को एक फिक्स बेस के साथ डिवाइड कर दें, क्योंकि उससे मसला ये होगा कि जो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है वो उसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने की, हमने देखा कि 2022 से 2023 में प्राइसेस तो इंक्रीज हो रही थी, लेकिन जब हम 2023 का इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे थे तो वो तो हमें कह रहा था कि डिफ्लेशन हुई है, जो 100 रुपये की चीज़ें थी वो आप 90 रुपये में परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे गलती होगी। इसलिए जो ज़्यादा मुस्तहसन और अच्छा अमल है वो ये है, उसके दो तरीके उन्होंने बताए। या तो आप बेस वो रखें जो कि बिल्कुल सेंटर में फॉल कर रही हो, आप बेस ही रखें 2022 को और हर साल का इंडेक्स 2022 के हिसाब से कैलकुलेट करें, राइट। दिस इज मेथड नंबर 1। वे नंबर 1 के जनाब आप क्या करें कि आप एक ऐसी बेस लें जो कि ना ज़्यादा पुरानी हो और ना बिल्कुल लेटेस्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे, क्योंकि हम 2020 की बेस ले रहे थे तो हमें ये मसला आ रहा था कि एक्चुअली प्राइसेस बढ़ी थी लेकिन हमें लग रहा था कि प्राइसेस तो कम हुई हैं।
तो इंडेक्स नंबर की इंटरप्रिटेशन यहाँ पे गलत हो जाती थी। तो फिर हमने कहा कि एक तरीका तो ये है कि ऐसी बेस लें जो ना ज़्यादा नई हो और ना ज़्यादा पुरानी हो। दूसरा तरीका ये है कि हम हर साल के लिए उससे पिछले साल वाली बेस ले लें, जिसे हम कहते हैं चेन बेस इंडेक्स, यानी कि हर साल की जो बेस हो उससे पिछले साल की बेस हो, तो इसे हम कहते हैं चेन बेस इंडेक्स, राइट। हम लोगों ने कहा कि जनाब देखें, एक इशू है जो हम लोग फिक्स बेस में करते हैं, उसमें यह मसला होता है कि बेसिस कभी कभार आपको ठीक प्रेजेंट नहीं कर रही होती डाटा, जिसके हमने एग्जांपल भी देखी। तो इसका सोल्यूशन ये है कि चेन बेस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाए। तो चेन बेस इंडेक्स जो है वो ये है कि हर साल उससे पीछे वाला साल जो है उसको बेस के तौर पे कंसीडर किया जाए। तो हम लोग 2021 में जब इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम 2020 को बेस रखेंगे। जब हम 2022 की बेस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 21 को बेस रखेंगे। जब हम 23 को कर रहे होंगे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट तो उससे बिल्कुल पिछला साल यानी कि 2022 को बेस रखेंगे। और जब हम 24 की इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम उससे बिल्कुल पिछला साल यानी कि 23 को बेस रखेंगे। तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला रखते हैं प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ करंट -1 यानी कि प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100। हम लोगों ने सिंपल प्राइस इंडेक्स पढ़ा था, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर P0 मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन अब जो बेस ईयर में P0 है तो उसकी जगह पे C-1 आ गया, यानी कि बिल्कुल उससे पिछले साल वाले को उसका इंडेक्स नंबर जो है ना उसके लिए बेस रखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 2020 से 21 में क्या हुआ, प्राइसेस डिक्रीज हुई तो हमें इंडेक्स नंबर 100 से छोटा नजर आ रहा है। जब हमने 21 से 22 पे गए तो प्राइसेस मजीद डिक्रीज हुई, इंडेक्स नंबर 100 से छोटा आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम 2022 से 23 में गए प्राइसेस बढ़ी, हमारा इंडेक्स नंबर भी बड़ा हो गया। वी गेट एन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो ये जो है ये सबसे अच्छा मेथड है कि हम लोग प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो चेन बेस कैलकुलेट करें। बहुत ज़्यादा पीछे, बहुत ज़्यादा पुराने वैल्यू के साथ कंपेयर ना करें, हम बिल्कुल उसको लेटेस्ट वाले के साथ कंपेयर कर दें। तो जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने वाले जो गुरुज थे उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा ही खूबसूरत तरीका है और इस तरीके से हम लोग बड़ा करेक्ट आंसर जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम हर साल उसके पीछे वाले साल के साथ उसको कंपेयर करें। लेकिन वहीं पे जहाँ पे ये सारे लोग बैठे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला डिसाइड कर रहे थे, एक बंदा उठा, उसने कहा सर आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारी ऐसी की तैसी बताओ क्या ऑब्जेक्शन है तुम्हें। उसने कहा जनाब देखें बात ये है कि आप तो इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेट्रोल और 2020 से 2021 के दरम्यान में पेट्रोल की प्राइसेस तो कम हुई थी। तो जो हुकूमत थी वो उस वक्त जो है ना वो बड़ा खुश हो रही थी कि जनाब मैंने पेट्रोल की प्राइसेस कम कर दी तो मुल्क में ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हुई है। लेकिन उसी मुल्क में 2020 से 2021 में वीट की प्राइस बढ़ गई थी, आटा महंगा हो गया था। तो जनाब आटे के हिसाब से अगर हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें तो वो तो इन्फ्लेशन दिखा रहा है। अब दोनों अब क्या कर रहा होगा गवर्नमेंट जो है, जो उस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट होगी, वो लोगों को हर तरफ जो है ना वो पेट्रोल प्राइसेस के हिसाब से इंडेक्स नंबर बता रही होगी और जनाब बड़े खूबसूरत से जो है ना वो उनकी तस्वीरें बन रही होंगी और वो शेयर कर रहे होंगे फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कि जी हमारी हुकूमत ने महंगाई कम कर दी, महंगाई कम कर दी, देखें इन्फ्लेशन का इंडेक्स जो है वो कम हो गया, 95% इंडेक्स नंबर आया है। इसका मतलब ये है कि जो पहले चीज़ें 100 रुपये की बिकती थी अब वो 95 रुपये की बिक रही। जबकि जो ऑपोजिशन है वो क्या कर रही होगी, ऑपोजिशन आटे के हिसाब से कैलकुलेशन कर रही होगी। हाँ, ऑपोजिशन कहेगी देखें आम आदमी को जो बेचारा साइकिल पे जाता है, जिसके पास पता नहीं बाइक भी है या नहीं है, उसको पेट्रोल की प्राइसेस से क्या ताल्लुक, उसने तो आटा खाना है, आटा आपने महंगा कर दिया है, बाकी चीज़ें सस्ती कर दी हैं, उस गरीब आदमी को क्या फ़ायदा होगा। तो इन लोगों ने कहा कि अच्छा हाँ यार, वो जो बंदा खड़ा होकर ये बात कह रहा था, इन्होंने कहा कि हाँ यार तुम्हारी बात तो ठीक है, फिर अब क्या करें। फिर ये सारे दोबारा सारे जोड़ के बैठ गए। इन्होंने कहा यार कुछ चीज़ों की प्राइसेस में कमी हो जाती है, कुछ चीज़ों की प्राइसेस में इंक्रीज आ जाता है, तो अब हम इंडेक्स नंबर को कैसे कैलकुलेट करें ताकि हम लोग एक अच्छा जो है ना वो इंडेक्स नंबर निकाल सके, ताकि एक पूरी ओवरऑल इकोनॉमी को फाइंड जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जा सके कि एक्चुअली इंडेक्स में इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया, इन्फ्लेशन में डिक्रीज आया या इंक्रीज आया। तो जनाब इन सब ने सोच लेने के बाद एक अजीम आदमी उठा और उसने कहा देखें मेरी बात सुने, आप ऐसे करें कि एक कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल होती है ना, उन तमाम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की एक एक यूनिट की प्राइस पकड़ें। आप पेट्रोल के 1 लीटर की प्राइस भी ले लें, आटे के 1 किलो की प्राइस भी ले लें, आप चावलों के 1 किलो की प्राइस भी ले लें, आप बिजली के 1 यूनिट की प्राइस भी ले लें।
जितनी भी ये जो मतलब 20-25 हज़ार डिफरेंट टाइप की जो आइटम्स सेल परचेज होती हैं, उनकी हर हर यूनिट की एक एक प्राइस ले लें, एक एक यूनिट की, और फिर उसके बाद उनको ऐड कर लें, और ऐड करने के बाद आप उसका इंडेक्स नंबर निकाल लें, तो फिर जनाब बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। क्योंकि आटे वाला भी खुश हो जाएगा, पेट्रोल वाला भी खुश हो जाएगा, क्योंकि हर बंदे ने हर बहुत सारी कमोडिटीज़ यूज़ करनी होती हैं। हर बंदे ने आटा भी लेना है, हर बंदे ने पेट्रोल भी लेना है, हर बंदे ने राइस भी परचेज करनी है, हर बंदे ने ट्रांसपोर्टेशन भी करनी है, हर बंदे ने बिजली भी लेनी है। तो पता तो तब चलेगा ना कि जब हर हर प्रोडक्ट की प्राइस को ऐड कर लिया जाए और फिर उसके बाद उसका एक इंडेक्स नंबर निकाला जाए, ताकि हमें यह पता चले कि एक्चुअली में क्या इफेक्ट आ रहा है। सब लोगों ने कहा हाँ तुमने तो बहुत ही अच्छी बात की, तुमने कहा यार ये तो तुम तो हमारे सुपरमैन हो, तुम तो हमारे सेवियर हो, चलो ऐसे करते हैं। वो सब लोग बैठे, उन्होंने किसी मुल्क के अंदर वीट्स जो सेल हो रहा था, पेट्रोल सेल हो रहा था, जितना हाउस रेंट था, राइस जितना था, गोल्ड जितना था, कार जितना था, और उतनी उसके अलावा दुनिया जान की जितनी चीज़ें थी, हर चीज़ की 2020 की प्राइस फाइंड आउट की, 2021 की प्राइस फाइंड आउट की, उन सब को ऐड किया, और ऐड करने के बाद उनका इंडेक्स निकाला, तो इंडेक्स निकला 116। अब देखें, अब बात समझ आ रही है। अब बात समझ आ रही है वो ये है कि कुछ चीज़ें सस्ती हो रही हैं, कुछ चीज़ें महंगी हो रही हैं, महंगी वाली चीज़ों को भी ऐड कर लें, सस्ती वाली चीज़ों सबको ऐड करके, तो उसके बाद आप लोग उसकी प्राइस इंडेक्स निकालें ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले। तो जनाब चलें ठीक है, आटा तो महंगा हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में 16% का इन्फ्लेशन आया है। क्यों? क्योंकि और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोगों ने परचेज करनी होती हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कहा कि बेहतर तरीका यह है कि आप तमाम प्राइसेस को प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, दिस वाज द ओरिजिनल फार्मूला। उन्होंने कहा कि एक कमोडिटी की प्राइस ना लें, तमाम कमोडिटीज़ की प्राइस ले लें। तो हमारे पास जो फार्मूला बना वो बना समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, और इसे हम कहते हैं एग्रीगेटेड। एग्रीगेट का मतलब ये होता है जमा किया हुआ, ऐड किया हुआ, एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। हम लोग सिंपल की बजाय अब एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर पे आ गए। एक कमोडिटी की बजाय एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ के ऊपर आ गए हैं कि प्राइस इंडेक्स अब हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लोग बहुत खुशी मना रहे थे, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने वाले जो साहब बैठे हुए थे, जितने भी सारे मैथमेटिशियंस स्टैटिशियंस बैठे हुए थे, उन्होंने कहा यार अब तो हमारे पास बड़ा खूबसूरत इंडेक्स नंबर आ गया, समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, और इसको उन्होंने नाम दिया हुआ था एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर का। वही बंदा दोबारा उठा, उसने कहा सर अभी भी मुझे एक ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें भी जो है ना वो हम जूते मारेंगे, और 10 जूते मारेंगे, और 9 दफ़ा 8 जूते गिनने के बाद जो है ना वो हम लोग भूल जाएंगे कि तुम्हें कितने जूते पड़े, अगर तुमने सही बात ना की। तुम हमें तंगी करते जा रहे हो, तुम हमें खुशी नहीं मनाने दे रहे। उसने कहा कि जनाब ऐसे करें, देखें आपने तो किसी चीज़ की प्राइस को डाल दिया, देखें अगर ओवरऑल 1 बाय 1 देखें तो वीट की प्राइस में 5 रुपये इंक्रीज़ आया है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस में 5 रुपये डिक्रीज़ आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ तो कंपनसेट हो रहे हैं। हाउस रेंट जो है उसमें भी कोई इंक्रीज़ नहीं आया, ठीक है, राइस में भी कोई इंक्रीज़ नहीं आया। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा गोल्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कार से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ना तो मैंने गोल्ड परचेज करना है, ना मैंने कार परचेज करनी है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों का इंडेक्स नंबर निकाल दूँ तो जनाब अगर इन दोनों चीज़ों की प्राइसेस बढ़ती रहें, कम होती रहें, मेरी बला से जो मर्जी हो इनको, तो मैं तो नहीं इनका इफेक्ट जो है वो कैलकुलेट करूंगा। मेरे लिए तो इन्फ्लेशन नहीं हुई, मेरे लिए वीट की प्राइस जो है वो 5 रुपये कम हुई है, बढ़ी है, पेट्रोल की प्राइस 5 रुपये कम हुई है, हाउस रेंट मैं अपने घर का किराया देता हूँ वो मेरा अभी भी उतना ही है, चावल जो है वो महंगे ही नहीं हुए, तो मुझे तो जीरो का इफेक्ट पड़ा। मेरे हिसाब से तो 0% इन्फ्लेशन। तो पहले तो इनको बहुत गुस्सा चढ़ा, उन्होंने कहा यार ये क्या बंदा है। फिर उनको समझ आई कि यार ये बात तो ठीक कर रहा है। फिर वो दोबारा सर जोड़ के बैठे, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम एक ऐसा फार्मूला लेके आएंगे जिस फार्मूले पे किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। तो वहां पे एक भाई बैठे हुए थे, उनका नाम मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, और वो बंदा आप नहीं थे। एक बच्चे ने कहा सर वो बंदा मैं था। नहीं, आप नहीं थे। तो जनाब उस बंदे ने ये कहा कि देखें ये जो बच्चा बात कर रहा है, ये जो बंदा बात कर रहा है, ये ठीक बात कर रहा है। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कोई चीज़ कितनी कितनी कंज्यूम हुई है, और फिर उसकी कंजम्पशन के हिसाब से हमें प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहिए, ताकि हम ये बता सकें कि वाकई ही किसी बंदे की लाइफ के अंदर जो है वो कितना चेंज आया। क्योंकि हर बंदे ने गोल्ड यूज़ नहीं करना, हर बंदे के पास कार नहीं है, राइट। और हाँ, वीट हर बंदे ने यूज़ करना है, लेकिन हर बंदे ने एक जितना वीट यूज़ नहीं करना। किसी ने वीट बहुत ही कम यूज़ करना है,
किसी ने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है, उसकी सेहत के हवाले से। किसी का पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है, किसी का पेट्रोल बिल्कुल नहीं लगता, वो अपने ऑफिस के पास ही कहीं रहता है, पैदल ऑफिस जाता है, उसके लिए तो पेट्रोल की क्वांटिटी इतनी जो है ना वो नहीं होगी इंपॉर्टेंट। तो जनाब हम लोगों ने फिर ये सोचा कि ऐसे करते हैं कि जो जो भी प्राइसेस हैं वो तो बिल्कुल वैसे की वैसे ही रहें, लेकिन हम लोग ये भी देखें कि उन चीज़ों की क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल की गई है, ताकि हम लोग ये एग्जैक्ट इफेक्ट निकाल सकें कि उन क्वांटिटीज़ का आपकी जो इन्फ्लेशन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जैसे देखें, आप बहुत ज़्यादा आटा यूज़ करते हैं, आटे की प्राइस में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो वो आपको चुभेगा, क्यों? क्योंकि वो आपकी बिल के ऊपर इफेक्ट डाल रहा होगा। लेकिन आपके पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो, आप कहेंगे यार सानू की साढ़े को पहले भी पैसे नहीं सी है, हुन भी नहीं है, राइट। यू मीन टू से अब गोल्ड की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, आपके लिए कंसर्न नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने गोल्ड यूज़ ही नहीं करना, राइट। अगर गोल्ड यूज़ करना है तो फिर भी मतलब मेल के लिए तो है ना कि उन्होंने गोल्ड यूज़ नहीं करना, तो दे डोंट केयर कि गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। फीमेल्स के लिए है कि उन्होंने लाजमी तौर पर गोल्ड यूज़ करना है और उन्होंने कौन सा अपनी जेब से लेना है, सो दे आल्सो डोंट केयर कि गोल्ड की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, पैसे तो उनके घर वालों ने देना है, ऐसे ही ना। तो जनाब हम बात ये कर रहे हैं कि प्राइसेस और क्वांटिटीज़ इन दोनों के रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाए। तो वहाँ पे एक भाई बैठे हुए थे, लेस्पेयर भाई, उन्होंने कहा देखें मेरी बात सुने, आपका जो फार्मूला है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाई 100, इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन ये जो लड़का, ये जो शरारती बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये जो हमें कह रहा है कि जनाब आप जो है ना वो इसमें बताएं कि क्वांटिटी और ये वो, इसको समझाने के लिए, इसको बताने के लिए आप ऐसे करें कि हर प्राइस को उसकी बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर लें कि वो क्वांटिटी कितनी दफ़ा यूज़ हुई बेस ईयर में, और फिर उसके बाद उनको सम करके उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। तो फॉर्मूला वही है, बस सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर, प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, राइट। और फिर इसके बाद जो है ना वो आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लें। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इन्होंने प्राइसेस ऑफ करंट ईयर जिसको पी आई या पी नॉट कहते हैं, इसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, 1,14,200 रुपये बना, और इसको डिवाइड किया 1,14,060 के साथ, क्योंकि हमने देखा था कि ना तो हम लोग जो है ना वो पेट्रोल यूज़ कर रहे थे, हाउस रेंट ना हम दे रहे थे, ना हम गोल्ड ले रहे थे, ना हम कार ले रहे थे, तो इन दोनों तीनों में से कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से हमारा इंडेक्स नंबर 100 ही रहा, क्योंकि जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे उनकी प्राइसेस में तो कोई फ़र्क ही नहीं आया। क्या ख्याल है? एक चीज़ 60 रुपये की थी वो 70 की चली गई, एक चीज़ 105 की थी वो 100 की हो गई, और 20,000 वाली चीज़ तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि 2020 की क्वांटिटीज़ जो है ना वो उसने कहा था कि यूज़ कर लें, बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ कर लें आप। तो हम बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को यूज़ कर रहे थे, हम बड़े खुश थे, हमने कहा यार बड़ा अच्छा फार्मूला निकाल लिया। फिर वही शरारती बच्चा उठा और उसने कहा सर अभी भी जो है ना वो मुझे एक एतराज़ है। तो इन्होंने कहा कि यार तुम्हारे एतराज़ की ऐसी की तैसी, तुम्हें जो है ना वो चलो अब आखिरी मौका दे रहे हैं, तुम ऐसे करो कि बताओ क्या बात है। उसने कहा सर देखें, आप लोग प्राइसेस ऑफ करंट ईयर को क्वांटिटीज़ ऑफ बेस ईयर के साथ तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं कि जब महंगाई होती है तो लोग परचेज करना कम कर देते हैं। जैसे कोई भी चीज़ जो है जब वो महंगी होती है उसकी परचेज जो है ना वो कम करनी पड़ती है लोगों को अपने बजट में रहने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पेट्रोल जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं और वो उसकी प्राइस है जी 70 रुपीज़ पर kg, तो आप शायद जो है ना वो आपने बाइक में पेट्रोल डलाया होगा, आपने बाइक जो है ना वो सीधी करके बाहर खड़ी की होगी, अगर आपने साथ वाली गली में भी कोई सब्ज़ी लेने जाना है तो आप बाइक पर जा रहे हैं, ठीक है, आप स्टॉप तक जा रहे हैं तो आप बाइक पे जा रहे हैं। लेकिन जब पेट्रोल जो है वो 70 की बजाय 170 रुपये का हो जाए अगर, तो आप सोचेंगे यार क्या मतलब, क्या हर चीज़ बाइक पे ही करनी है, कुछ पैदल भी चलना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि लोग फिर थोड़ा मज़ीद केयरफुल हो जाते हैं जब चीज़ महंगी होना शुरू हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जब चीज़ महंगी होती है तो लोग उसके अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जैसे पेट्रोल महंगा होगा तो लोग साइकिल परचेज करना शुरू कर देंगे, जब पेप्सी महंगी होगी तो लोग कोक पीना शुरू कर देंगे। कुछ बहुत थोड़े से लोग होंगे अभी भी जो कि फिर भी जो है ना वो पेप्सी को फॉलो करेंगे। बहरहाल द थिंग इज़ कि जैसे जैसे महंगाई होती है, जैसे जैसे प्राइसेस ऑफ करंट ईयर इंक्रीज होती चली जाती हैं, हम बेस ईयर की क्वांटिटीज़ को जो है ना वो जेन में नहीं रखते। हम लोगों को जो डिमांड में इंक्रीज है उसको जेन में लाना होगा, अदरवाइज ये फार्मूला फेल है। वो फिर सर जोड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा बात तो ठीक है। फिर वहाँ पे पाशी भाई बैठे हुए थे। पाशी ने कहा कि आप ऐसे करें कि चलें प्राइसेस ऑफ करंट ईयर ना बेस ईयर ना लें
आप ऐसे करें कि आप फार्मूला वही रखें, प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, इसको मल्टीप्लाई करें क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर के साथ, क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर के साथ, और इनका सम लें और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो था, ये वाला जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला में हम लोग बेस ईयर की क्वांटिटीज को लेते नहीं है, हम उन क्वांटिटीज को ले रहे हैं जिन क्वांटिटीज के ऊपर जो है ना वो अब करंट ईयर में आप कंजम्पशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ज़िंदगी में चेंज भी आता है। देखें, आप लोग जो है ना वो पहले 100 किलो जो है वो आटा परचेज करते थे, लेकिन 2020 में एक सानहा हुआ कि जो मेल हजरात हैं इनमें से किसी एक बंदे की शादी हो गई। ठीक है, तो अब वो 100 की बजाय 105 किलो आटा कंज्यूम करता है, क्योंकि आजकल लड़कियां कम खाती हैं, तो आटा तो खैर इतना महंगा नहीं हुआ, इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं हुआ। 20 किलो पहले आप चावल खाते थे, अब आप चावल 30 किलो इस साल आपने कंज्यूम किए हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो जो बेचारी आई है वो 10 किलो चावल खा गई है। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी शादी पे भी लोगों को चावल खिलाए हैं, तो वो भी तो आपकी कंजम्पशन है। ठीक है जी। बहरहाल पेट्रोल जो है वो आपका बढ़ गया, पहले 72 लीटर आपका साल का लगता था, अब आपका 250 लीटर साल का लगना शुरू हो गया। अब आप घूमने फिरने भी जाते हैं बाइक पे या गाड़ी पे। ठीक है, गोल्ड जो है वो आप पहले यूज़ नहीं करते थे, लेकिन आपको तकरीबन 7 तोले जो है ना वो सोना जो है ना वो डालना पड़ा। तो अब देखें, जैसे जैसे वक्त गुजरता है आपकी क्वांटिटी में चेंज आता है ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से, राइट। और लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये कहता है कि जैसे ही किसी चीज़ की प्राइस इंक्रीज होती है उसकी क्वांटिटी कंज्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो उस चीज़ का इफेक्ट आ गया जो कि लेस्पियर में नहीं था। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि लेस्पियर जो है क्या वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, हम कहेंगे नहीं। अगर वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता तो इसका मतलब यह है कि प्राइसेस के बढ़ने के बावजूद लोगों ने क्वांटिटी कंज्यूम्ड कम नहीं की है, और इसका यह भी मतलब हुआ कि ये एक गलत रिप्रेजेंटेशन है जो कि वो शरारती लड़का कह भी रहा है कि ऐसे है, राइट। अच्छा, अब जब वो ये कह रहा है कि ऐसे है तो इसका मतलब ये है कि जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स है ये इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। इन्फ्लेशन को इसलिए ओवरस्टेट करता है लेस्पियर प्राइस इंडेक्स क्योंकि ये इन्फ्लेशन बढ़ने से, इन्फ्लेशन होने से जो क्वांटिटी में कमी लोग करते हैं उसको कहते हैं नहीं करते। वो कहता है कि लोग फिर भी उतना ही परचेज करते चले जाते हैं जितना वो पहले परचेज करते थे, हालांकि ऐसे नहीं होता। एक्चुअली आपकी इन्फ्लेशन कम हुई होती है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि लोग तो अपनी कंजम्पशन कम नहीं कर रहे। लेस्पियर वाले भाई जो कि उसके ऊपर एतराज़ भी था, तो लेस्पियर जो है वो इन्फ्लेशन को ओवरस्टेट करता है। अच्छा, जब हम लोगों ने क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर लिया तो जनाब उसके ऊपर ये आर्गूमेंट लगा कि ये तो इन्फ्लेशन को अंडरस्टेट कर देता है। वही लड़का फिर खड़ा हुआ, उसने कहा जी ठीक है, आपने पाशी का फार्मूला तो लिया है, पाशी जो है वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, इसका फार्मूला ठीक होगा, लेकिन इसमें भी एक गलती है। पाशी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, तमाम लोगों ने उसकी तरफ इतने गुस्से से देखा कि बस उसको कत्ल कर देंगे। तो जनाब पाशी का फार्मूला जो है ना वो उन्होंने कहा कि अब अगर तुमने कोई बकवास की तो तुम्हें हम यहाँ से जूते मार के बाहर निकाल देंगे। फिर वहाँ पे सब ने सर जोड़ा और उन्होंने कहा जी अच्छा चलो जी फिशर का फार्मूला बना देते हैं। और फिशर का फार्मूला ये कहता है कि लेस्पियर प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें पाशी प्राइस इंडेक्स के साथ और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें तो यू विल गेट फिशर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, जो फिशर प्राइस इंडेक्स है उसका जो फार्मूला है वो आपके सामने मैंने लिख दिया है। ये लेस्पियर और पाशी के दरमियान में आता है हमेशा। फॉर एग्जांपल यू गेट लेस्पियर 100, यू गेट पाशी 71 एंड यू विल गेट फिशर बिटवीन 71 एंड 100 85%, राइट। तो इस तरीके से ये आपका जो है ना वो लेस्पियर और पाशी का फार्मूला और फिशर का फार्मूला आप लोगों के सामने है। बिल्कुल एग्जैक्ट 32 मिनट्स में हमने इस डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया। और ये आपके पास ये नीचे ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक लिंक दिया हुआ है जिसमें लेस्पियर पाशी और फिशर के फॉर्मूलों को मजीद डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। वैसे तो जो सारी बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, जो नीचे जो मैंने लिंक दिया हुआ है वो मैंने अभी यहाँ पे भी क्विकली डिस्कस कर दी हैं। तो दिस वाज द प्राइस इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसका जो चार्ट है वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि सिंपल प्राइस इंडेक्स नंबर होता है वो कहता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। और सिंपल प्राइस इंडेक्स फॉर मोर देन 1 ईयर्स के केस में हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि फिक्स बेस मेथड है, क्योंकि फिक्स बेस मेथड में फॉर्मूला तो वही है लेकिन हम लोग उसी एक बेस को तमाम सालों के इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंपल प्राइस इंडेक्स में जो ज़्यादा अच्छा तरीका है वो है जी चेन बेस मेथड। और चेन बेस मेथड में वो कहता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ करंट -1 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल बी योर इंडेक्स नंबर फॉर ए पर्टिकुलर ईयर।
सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर ये कहता है कि बजाय इसके कि आप एक कमोडिटी की प्राइसेस से ही अपना इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लें, आपको चाहिए कि आप तमाम कमोडिटीज़ की प्राइसेस को देखें। तो दैट इज फॉर्मूला इज सेम, प्राइसेस ऑफ करंट डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन ये तमाम जो प्राइसेस हैं उन सब का सम करके आप इंडेक्स निकालें, राइट। देन वी मूव टूवर्ड्स द वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर। ये वेटेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें हम लोग एक वेट असाइन कर देते हैं। जो क्वांटिटीज होती है ना, प्राइसेस के केस में क्वांटिटीज वेट होती हैं और हम लोग इसको असाइन कर देते हैं। इसके लेस्पर, पाशी और फिशर के फार्मूले हैं जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े हैं, यहाँ पे दोबारा लिखने से टाइम ज़ाया होगा, right? So this was the concept of price index number. Similarly, there is another index number which is called consumption index number, जिसे हम quantity index number भी कहते हैं। अब ये जो consumption या quantity index number, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप price का index number कैलकुलेट करते हैं। दुनिया में जितने भी इंडेक्स नंबर्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो ऐसे ही कैलकुलेट किए जाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है जी प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। तो जनाब जो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा इसका फॉर्मूला होगा क्वांटिटीज ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली अगर आप चेन बेस्ड प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला निकालें तो वो होता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ करंट माइनस 1 ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, और क्वांटिटीज ऑफ चेन बेस्ड क्वांटिटी इंडेक्स होगा क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ करंट माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जहां जहां पे आप पी लिख रहे हैं वहां पे आपने क्यों लिख रहे हैं। सिंपल एग्रीगेटेड का मतलब ये है कि आप तमाम प्राइसेस को सम कर रहे हैं, तो समीशन पी सी डिवाइड बाय समीशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर आप सिंपल एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की बात करें तो क्यू सी ओवर क्यू नॉट बिल्कुल उसी तरीके से आएगा, साइड पे समीशन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो जहां जहां पे पी है वहां पे हम क्यू डाल देंगे, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। अच्छा, एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर की बात करें तो हम लोगों ने कहा था कि वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स के अंदर क्वांटिटी होती है वेट। तो सिमिलरली अगर वेटेड एग्रीगेटेड क्वांटिटी इंडेक्स होगा तो उसमें प्राइस वेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं तो लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स में हम लोग कहते हैं प्राइसेस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर के साथ और इसका करते हैं सम और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो लेस्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स क्या होगा जी, लेस्पेयर क्वांटिटी इंडेक्स बिल्कुल उसी तरीके से क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय क्वांटिटीज ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय प्राइसेस ऑफ बेस ईयर, और फिर उसके बाद इसको सम करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली सेम, राइट। सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है कि कंजम्पशन और क्वांटिटी में जो है वो एक दूसरे को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। कंजम्पशन में क्वांटिटी की जगह प्राइसेस आ जाएंगी, प्राइसेस की जगह क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। सो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर के फॉर्मूलाज में तो वो पूछ लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा जी, एक बच्चे ने कहा है कि सर वो शरारती बच्चा कौन था। यार ये तो वैसे मैंने स्टोरी बनाई है ताकि आप लोगों को ये बताया जा सके। वो शरारती बच्चा इन सब से भी ज़्यादा अक्लमंद था, क्योंकि वो हर एक के जो फार्मूला था उसको क्रिटिकली देख रहा था, और उसको क्रिटिकली देखने के बाद उसकी एक ऐसी लॉजिक पेश करता था जो सब लोग उसको मानते भी थे। ठीक है, तो ये मैंने अपनी तरफ से कहानी बनाई है आप लोगों को ये बताने के लिए कि एक्चुअली क्या चीज़ है। एक बच्चे ने कहा सर आज तक इंडिसेस की समझ नहीं आई थी मगर आज आ गई है। चलें, दैट इज़ वेरी गुड। देखें मुझे अंदाज़ा है इंडिसेस के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है। उसकी वजह ये है कि हम लोग इन कैलकुलेशंस में फंसे रहते हैं कि उसको इससे मल्टीप्लाई करके चलो सम करो। वो सारा टीचर सवाल बता देता है, अच्छा चलो बताता हूँ तुम्हें इंडेक्स नंबर का फार्मूला ये होता है, चलो अप्लाई करो। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ फार्मूला बता देंगे और बच्चों को कैलकुलेशंस में लगा देंगे तो फिर जो है वो बच्चे को नहीं समझ आएगी कि इंडेक्स नंबर एक्चुअली किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उसमें क्या क्या इश्यूज आते हैं, राइट। जी, फिशर को हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि जो फिशर प्राइस इंडेक्स है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पेयर एंड पाशी। ये आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन में ज़्यादा कौन सा इंडेक्स नंबर आता है, मेरे ख्याल से एग्जाम में ना वो आपको सिंपल इंडेक्स नंबर पूछता ही नहीं है। मैंने देखा जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहे थे बच्चों के, वो उसमें जो है ना वो मैंने देखा कि बच्चों से उन्होंने पूछा हुआ था, अल्लाह आपका भला करे, चेन बेस्ड इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा हुआ था। इसके अलावा एक मैंने सवाल देखा था जिसमें उन्होंने फिशर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था। दैट वाज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट अगर आपने लेनी है, ये जो ट्री बनाई है आपके सामने है, बहरहाल ये मैं आपको पता है स्लाइड्स ग्रुप में शेयर भी कर देता होता हूँ। कंपोजिट इंडेक्स नंबर एग्रीगेटेड इंडेक्स नंबर को ही कहते हैं। वेज वाला भी आपको थोड़ा सा नहीं सारा बताऊंगा मैं। अभी यहाँ पे ज़रा ब्रेक ले रहा हूँ मैं, आप लोगों के सवाल ले लूँ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो इसी चैप्टर में टॉपिक है दैट इज़ अबाउट रियल एंड नॉमिनल वेजेस। जी, फिशर को फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं।
सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। कैलकुलेटर में इंडेक्स नंबर सॉल्व हो जाता है, लेकिन उसमें डाटा पुट करना और कैलकुलेशंस करना ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। हम लोग इसको जो है ना वो सम मल्टीपल के केस में जो है ना वो उस तरीके से कर लेते हैं कि सिंपल सिंपल आप पूरा डाटा टाइप पंच इन करें, इक्वल टू प्रेस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल, इस क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी यूट्यूब पर। परचेजिंग पावर डिस्कस करनी है अभी हमने। जी मोर देन इनफ थ्योरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है मेरी बुक में, आप लोगों को मैंने बुक शेयर की हुई है। सारे क्वेश्चंस रेलेवेंट एरियाज़ के अंदर डाले हुए मैंने, जहाँ जहाँ से मुझे जो जो सवाल मिलता रहा मैं अपडेट करता रहा। तो ये जो सारी बुक है ये सारी की सारी मैंने खुद बनाई हुई है। इसमें तमाम सवाल मेरी नज़रों से गुजर के इसमें ऐड हुए हुए हैं, जो कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी और इंस्टीट्यूट की या किसी और टीचर की बुक में ऐसे नहीं है कि सवाल जो है ना वो सारे उसके नज़र से गुजरे हैं। ये सारे सवाल उसने खुद कॉपी पेस्ट किए हैं। मेजॉरिटी टीचर्स क्या करते हैं कि वो अपने टीएस वगैरह से बुक बनवा लेते हैं और फिर उसके बाद उसको जो है ना वो पब्लिश कर देते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में भी ऐसे ही होता है कि वो टीए से बुक बना लेते हैं, टीए जो है वो नेट पे जाता है। देखिए इंडेक्स में कन्फ्यूजन की एक और वजह भी है, वो ये है कि इंडेक्स नंबर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं वो बच्चों ने पता नहीं कहाँ कहाँ से जो टीचर्स हैं उन्होंने इकट्ठे किए। कोई इंग्लिश वेबसाइट से इकट्ठे कर लिए, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जो क्योंकि इंडेक्स नंबर तो सारी दुनिया में पढ़ाया जाता है, लेकिन हर जगह पे कुछ चीज़ों के नाम डिफरेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर को किसी जगह पे प्राइस रिलेटिव्स कहा जाता है, तो वो बच्चों को ये कन्फ्यूजन ही रहती है सारी ज़िंदगी, यार प्राइस रिलेटिव्स तो हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है जी, इसी तरीके से बाकी चीज़ें होती हैं। बुक अगेन शेयर कर दें, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बुक पर्सनली शेयर कर दूंगा। बुक जनाब मैंने शेयर की थी जिसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत सा कलरफुल सा टाइटल है, एक ट्री बनी हुई है, उस ट्री के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं। वो जो टाइटल है वो मैंने कहा कि मेरा टाइटल मेरी मर्ज़ी, मैं अपनी मर्ज़ी से इस बुक का टाइटल बनाऊँगा। तो मैंने उसमें जो है ना वो एक बड़ा खूबसूरत सा टाइटल बनाया है ताकि आप लोगों को टाइटल पसंद आए। वो इधर उधर शेयर हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं। प्राइसेस की बजाय वैल्यू दी गई हो क्वेश्चन में तो जी आप अपना सवाल पूरा पूछें, मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आई। आईटी का सेशन कल होगा जी, बहुत सारे लोगों ने आईटी का सेशन की रिक्वेस्ट की थी। कल हम लोग अपना आईटी का पहला सेशन कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह 10:30 बजे वो कल शुरू हो जाएगा इसी टाइम पे। और उसमें मैं आपको आईटी का क्वेश्चन बैंक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर 1, 2, 3 यानी कि बेसिक मैथ्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आईटी कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो तो मैं आईटी का भी टीचर हूँ यहाँ पे एएफसी के अंदर। मैंने नियर पीयर के ऊपर भी मेरा आईटी का कोर्स पढ़ा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ा हुआ है। चलें अब आप लोग जो है ना वो टॉपिक से बाहर निकल गए। इंडेक्स नंबर से मुतालिक आप लोगों के सवाल जो हैं वो बहुत कम आए। हम लोग आगे चलते हैं जी, जो अगला टॉपिक है उसको पढ़ते हैं ताकि फिर हम लोग इस एरिया को कंप्लीट कर सकें और आगे जा सकें। सीपीआई इज द थिंग जो आप लोग पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सीपीआई इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक मिनट ठहरे जी, मेरा पेन नहीं चल रहा, मुझे देख लेने दें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ये आपका लेस पेयर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, उसी को हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, राइट। तो सीपीआई मींस लेस पेयर प्राइस इंडेक्स, और लेस पेयर प्राइस इंडेक्स जो है उसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि दिस स्टेट्स कि जनाब किसी एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ द आइटम्स की जो है वो जो प्राइस है वो कितनी होगी और उसमें कितना चेंज आ रहा है। तो जो लेस पेयर प्राइस इंडेक्स है इसको नॉर्मली हम लोग एक अप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्स के तौर पे मान लेते हैं, जिसमें कि हम लोग बजाय इसके कि हर क्वांटिटी को डालते जाएं, किसी भी क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं और उसके बाद हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। तो लेस पेयर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। या इसको अगर आपको वो कहेगा जी हम लोग वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स ले रहे हैं, तो आपको पता है कि वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स जो है ना वो 3 होते हैं, लेस पेयर, पाशी और फिशर। तो अगर सिर्फ इतना लिखा होगा दिस इज वेटेड एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स, तो आप अज्यूम करेंगे कि ये लेस पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, राइट। और परचेजिंग पावर की बात जो होती है वो ये होती है कि परचेजिंग पावर देखें किसी भी नोट की, किसी एक कागज़ के टुकड़े की क्या वैल्यू है कि जिसको लेके कोई भी बंदा आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ जो 1000 रुपये की वो दे रहा होता है वो आपको दे देता है। तो इस नोट के अंदर कुछ वैल्यू है, इसे हम उसकी परचेजिंग पावर कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है
कि किसी भी नोट की या किसी भी करेंसी की जो वैल्यू होती है जिसकी वजह से वो कोई चीज़ परचेज करता है वो उसकी परचेजिंग पावर कहलाती है। और जैसे जैसे इन्फ्लेशन में इंक्रीज आता चला जाता है मनी की परचेजिंग पावर में कमी आती चली जाती है। तो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है बताइए जी कि इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर में क्या रिलेशनशिप है। तो हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन और परचेजिंग पावर में इनवर्स रिलेशनशिप है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो परचेजिंग पावर कम होती चली जाती है किसी भी करेंसी की, राइट। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है परचेजिंग पावर कम हो रही है तो हम लोग परचेजिंग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1/CPI। तो जो प्राइस इंडेक्स होता है अगर हम इसका इन्वर्स ले लें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम इसका निकालते हैं तो हमारे पास परचेजिंग पावर आ जाती है किसी मुल्क के अंदर इस वक्त करेंसी की क्या परचेजिंग पावर चल रही। फॉर एग्जांपल इफ़ वी से कि किसी मुल्क के अंदर जो प्राइस इंडेक्स है 125 है, 125% यानी कि इसे 1.25 भी कह सकते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.25 ज़रा कैलकुलेट करके बताएं जी क्या आंसर आता है ताकि पता चले आप लोग भी जाग रहे हैं। 1/1.25 जी 0.8। तो इसका मतलब ये है कि जो मनी की परचेजिंग पावर है वो 80% रह गई है, कम हो गई है। ठीक है जी। तो सीपीआई मीन्स लेस देन प्राइस इंडेक्स और परचेजिंग पावर इज द पावर ऑफ मनी दैट इट कैन बाय थिंग्स, इट कैन फेच थिंग्स फ्रॉम ए मार्केट। और उस पावर की जो वैल्यूएशन होती है वो ये होती है कि आप उसको परसेंटेज में शो करते हैं। तो परचेजिंग पावर इज 0.8। तो ये फॉर्मूला आपने ध्यान में रखना है कि परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इज 1/CPI। हम लोग आगे चलते हैं और इस कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। देखिए रियल और नॉमिनल वेजेस का कॉन्सेप्ट, किसी भी मुल्क के अंदर नॉमिनल वेजेस वो वेजेस होती हैं जो आपको नोट्स में मिल रही होती है। ये नोट्स का क्या मतलब है कि आपको कितनी करेंसी यूनिट्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग 15,000 इट मीन्स कि यू आर गेटिंग 15 नोट्स ऑफ 1,000। ठीक है, या मतलब किसी भी और डिनोमिनेशन में आपको मिल सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं 5-5 हज़ार के 3 नोट मिल रहे हैं सर। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि जितने नोट आपको मिल रहे हैं वो जो नोट हैं वो उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज योर नॉमिनल वेज। Nominal wage is the wage that in currency unit terms you are getting from your employer. An employee is getting from his employer. तो nominal wage वो wage होती है जो कि आपको मिल रही होती है number of units के अंदर। However, जो real wage होती है वो ये होती है कि ये जो 15,000 रुपये आपको मिल रहे हैं इसकी पावर कितनी है। तो कहने का मतलब ये है कि परचेजिंग पावर ऑफ नॉमिनल वेज is called real wage। कि जनाब आपको 15,000 रुपये तो मिल रहे हैं लेकिन अगर आप 15,000 रुपये से जो चीज़ें परचेज कर सकते हैं वो कितनी है उसकी वैल्यू समझना ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर आपको 15,000 रुपये मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल भी एक अच्छी जॉब नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करें 2001-2 की, यहाँ चलो इससे पीछे चले 1990s में, इफ़ यू आर गेटिंग 15,000 एज अ सैलरी तो इसका मतलब ये है कि आप उस वक्त के बहुत अमीर आदमी, राइट। तो अगर आप अपने दादा के पास जाएं और उसे जाके बताएं मैं 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, वो दादा वो ये कहेगा कि भाई देखो अब तो 15,000 रुपये की वैल्यू ख़त्म हो गई है। तो नॉमिनल वेज आज के 15,000 और 1990 के 15,000 दोनों की सेम है। हम लोग 1990 की बात कर रहे हैं, 2020 की बात कर रहे हैं। 1990 में नॉमिनल वेज थी 15,000 और 2020 में भी नॉमिनल वेज थी 15,000। तो दिस इज़ वेरी 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 गुड एंड दिस इज़ नथिंग, राइट। क्यों? क्योंकि देखें फेस वैल्यू तो सेम थी। नोट तो आपको तभी भी 1,000 रुपये वाले 15 ही मिल रहे थे, अब भी आपको 1,000 रुपये वाले 15 नोट मिल रहे हैं। और अगर हम इसकी परचेजिंग पावर की बात करें कि इस वेज की जो परचेजिंग पावर थी 1990 में वो थी बहुत ज़्यादा। अब 2020 में 15,000 रुपये से कुछ भी नहीं आता। 2020 में आप 15,000 रुपये से सिर्फ एक बंदा अपनी एक जॉब स्टार्ट कर सकता है कि जी चले जी मैं जॉब शुरू कर रहा हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है तो चले मैं यहाँ से जो है ना वो जॉब स्टार्ट करता हूँ 15,000 रुपये से और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो मेरा इंक्रीमेंट लगता चला जाएगा। सो द थिंग इज़, द कॉन्सेप्ट इज़ कि जो परचेजिंग पावर होती है आपकी नॉमिनल वेज की उसे हम रियल वेज कहते हैं, राइट। और इसका फॉर्मूला, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसके 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन ये बड़ी डिटेल से मैंने एक फ्री वीडियो में करवाए हुए हैं। वो फ्री वीडियो जो है ना वो आप लोगों ने देखनी है। यहाँ से आगे वो कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से कंटिन्यू होगा। वो फ्री वीडियो जो है वो
मेरे जो नियर पीयर पे जो कोर्स है उसमें जो स्टैट्स का कोर्स है, स्टैट्स के कोर्स में फ्री वीडियोस के अंदर आपको नॉमिनल एंड रियल वेजेस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मिलेंगे, आपने वहाँ से उसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हम इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, हम लोग चलते हैं अपने अगले एरिया की तरफ जो कि है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लूँ। क्या चेन बेस मेथड को लिंक रिलेटिव्स भी कहते हैं? जी है, बिल्कुल वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने कौन कौन से सवाल उठाए। दुनिया में किसी जगह पे इसको चेन बेस मेथड कहते हैं, किसी जगह पे इसको लिंक रिलेटिव भी कहते हैं। तो यस, बिल्कुल लिंक रिलेटिव भी कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये आपको नहीं पढ़ाया जाना चाहिए था। आपको पाकिस्तान के जो है ना वो मेथड्स और पाकिस्तान का नॉर्मल कल्चर समझाना चाहिए था, क्योंकि जब डिफरेंट नाम आते हैं ना तो लोग उससे ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। एक स्टूडेंट ने कहा जी रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि अभी मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो जनाब रिकॉर्डेड लेक्चर्स का जो वो ये है कि वो मैं यूट्यूब पे शेयर कर देता होता हूँ, ग्रुप में भी उस यूट्यूब की वीडियो का लिंक शेयर कर देता होता हूँ शाम तक, तो वो शेयर हो जाएगा। सर आई कैप सेल्फ टेस्ट में एक क्वेश्चन था कि व्हाट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट दैट द वैल्यू ऑफ मनी एट सर्टेन टाइम इज़ वर्थ दिस एट नाउ। तो इसको क्या कहते हैं जी? इसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है जी। अगर एक कॉन्सेप्ट हो विच स्टेट के जनाब पैसे की वैल्यू ओवर द टाइम कमी होती चली जाती है, तो उसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। ठीक है जी। सो व्हाट इज़ द वैल्यू इंडेक्स? वैल्यू इंडेक्स जो है वो कोई भी किसी भी इंडेक्स को आप वैल्यू इंडेक्स कह सकते हैं, क्योंकि हर एक की वैल्यू आपने करंट ईयर के ऊपर रखनी होती है, बेस ईयर के नीचे रखनी होती है। वाई देर इज़ ए नीड ऑफ फिशर? हो क्या बात कर दी, इसके ऊपर बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें बीच का एक रास्ता हमेशा इख्तियार करना चाहिए। तो फिशर जो है वो लेस्पेयर और पाशी दोनों के जो नेगेटिव्स हैं उनको ख़त्म करता है, दोनों के पॉजिटिव्स को ऐड करता है, तो जिस वजह से हमें फिशर ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए उसको आइडियल इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। सर क्या रियल पर नॉमिनल वेजेस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूरी है? एक आधा सवाल मैंने इसका देखा है जो आई कैप के जो पिछले दिनों कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुए, आप सब लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स जो हुए थे उसमें कुछ बच्चों ने जो है ना वो छुप छुपा के आई कैप से क्वेश्चंस की तस्वीरें ले ली थी, और वो क्वेश्चंस की तस्वीरें मुझे कहीं से मिली थी, तो मैंने उसमें देखा कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन ऐसे भी थे। बहरहाल वो क्वेश्चंस जो हैं वो उनकी मैं उनको इकट्ठा कर रहा हूँ, कंपाइल कर रहा हूँ, वो मैं कंपाइल करके आप लोगों को दे दूँगा। अब देखें इसमें तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो सारी जगहों पे फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मैंने तो सिर्फ उसको वहाँ से कॉपी करके जो है ना वो टाइप करवा के आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों को एक दो दिनों में मिल जाएंगे। ठीक है जी, मैं ग्रुप में ही शेयर कर दूँगा। सर फ्रॉम वेयर डू वी गेट प्रैक्टिस क्वेश्चंस? प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए यार मैंने आपको पाकिस्तान मतलब क्वेश्चन बैंक दे दिया अपना, 12-13 2200-2300 के करीब सवाल हैं, और मगर एज़ फार एज़ द नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इज़ कंसर्न, मेरा ख्याल है इस वक्त मार्केट में कोई भी और क्वेश्चन बैंक ऐसा नहीं है जिसमें इतने सारे सवाल हों। तो आप वो क्वेश्चन बैंक आपको मैंने फ्री में दे दिया है, सॉफ्ट कॉपी में दे दिया है, और आप लोग सिंपल उसमें से क्वेश्चंस निकालें, उनको सॉल्व करें। जो क्वेश्चंस मैंने आज तक करवा दिए हैं वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में, उन सब के वीडियो के लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप उस पर क्लिक करें, आप वीडियो लिंक पर चले जाएंगे। तो बहरहाल अगर आपका वीडियो का क्लिक नहीं हो रहा तो आप वो टेक्स्ट इतना सेलेक्ट करके और क्रोम में जाके पेस्ट करें अपने मोबाइल से, तो यू विल गेट द आंसर। आप उसको लैपटॉप पे ओपन करें तो उस लिंक पे क्लिक करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें, और वो जो लिंक होगा यूट्यूब का जो ब्लू कलर का होगा और उसके नीचे अंडरलाइन होगी, आप उसे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पे खुद ही पहुंच जाएंगे। अगर नहीं, अगर आपने प्रिंट किया हुआ है तो हर एक के साथ मैंने क्यूआर कोड्स लगाए हुए हैं, तो आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ से क्यूआर रीडर डाउनलोड करें, 2-3 MB की एक एप्लीकेशन होगी, उससे जब आप उसको स्कैन करेंगे ना तो वो आपको कहेगा कि जी ये जो क्यूआर कोड है ये आपको एक यूट्यूब की वीडियो की तरफ लेके जा रहा है। आप उसे ओके करें तो वो यूट्यूब की वीडियो बिल्कुल वहीं से प्ले होना शुरू हो जाएगी जहाँ से वो क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। अभी तकरीबन 5% क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कराए हुए हैं, बाकी जो हैं वो मेजॉरिटी मैं साथ साथ में ही कराता चला जाता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश पूरी ये होगी कि इंशाल्लाह 1-2 सालों तक मैं तमाम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे ज़रूर करा दूँ, या तो वो नियर पियर के मेरे कोर्स में होंगे या वो यूट्यूब पे मैं डाल चुका हूँ, तो कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग तो तब तक इंशाल्लाह कैफ 1, कैफ 5, कैफ 7 वगैरह पढ़ रहे होंगे, तो आपके लिए तो नहीं, आपके लिए जितना कुछ है वो मैंने दे दिया है। आप लोग आगे आएँ, आगे आप लोगों को बहुत सारी जगहों पर मेरी
जो है ना वो वर्किंग्स मिलेंगी इंशाल्लाह। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स के मुतालिक सवाल आना शुरू हो गए हैं। मैं ये बता दूं कि जनाब जो भी एग्ज़ाम्स के मुतालिक आई कैप की गाइडलाइंस आएंगी, मोस्ट प्रोबेबली अगले 1-2 दिनों में आई कैप कुछ गाइडलाइंस देगा रिगार्डिंग होम बेस्ड एग्ज़ाम्स और इस तरह की चीज़ों के मुतालिक। तो जब वो आएंगी तो फिर हम उसकी बेस के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर आपको कुछ आइडिया लेना है कि पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होम बेस्ड एग्ज़ाम कैसे हो चुके हैं, तो उसके ऊपर एक बड़ी डिटेल से मैंने एक लाइव सेशन किया था जो कि आपको मेरी यूट्यूब की वीडियोस के अंदर ही मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा कि सर वो जो पिछली दफ़ा आपने गाइडेंस सेशन कराया था उस गाइडेंस सेशन की वीडियो शेयर कर दें, तो मैं आपको वहाँ से लिंक उठा के फ़ौरन सेंड कर दूँगा। अब उसमें मैंने बच्चों को जो कि अगस्त अटैम्प्ट में या अक्टूबर अटैम्प्ट में पेयर हो रहे थे उनको ये बताया था कि होम बेस्ड एग्ज़ाम कैसे होंगे, रफ पेपर यूज़ करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इस तरह की तमाम चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की थी। तो भाई वो वाली चीज़ें जो है ना वो आप वहाँ से देख लें। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सब्र कर लें तो ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी डिस्कस करूंगा, एक नए सेशन में करूंगा जब आई की तरफ से कोई गाइडलाइन आ जाएगी कि जनाब अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स जो है ना वो इस तरीके से होंगे। तो मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि आप वेट कर लें, और अगर वेट नहीं हो रहा तो वो वाली वीडियो जाके देख लें। नहीं मिल रही मुझे मैसेज करें व्हाट्सएप में, मैं आपको दे दूँगा। आईटी के एमसीक्यूज जी बिल्कुल मिलेंगे। शायद आप लोगों को पता ना हो कि आईटी का भी सबसे बड़ा क्वेश्चन बैंक इस वक्त मैंने बना के बच्चों के साथ शेयर किया हुआ है, लेकिन उसके ऊपर मैं इतना रेगुलरली काम नहीं कर पाया क्योंकि क्यूएम के क्वेश्चन बैंक के ऊपर मैंने बहुत सारी मेहनत की। और मैं जितने भी क्वेश्चन बैंक होते हैं, जितना भी काम होता है, नोट्स हो रहे होते हैं, वो मैं खुद बनाता हूँ, मैं किसी और से नहीं बनवाता। तो उसमें यह था कि आईटी के क्वेश्चन बैंक में कुछ अभी गलतियाँ हैं जो कि मैं इंशाल्लाह सही कर रहा हूँ। आज रात को मैं बैठूँगा और उसको कंप्लीट करूँगा ताकि कल वाले सेशन में मैं कम से कम जो है ना वो एक्सेल का क्वेश्चन बैंक ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जी, एक बच्चे ने पूछा सर परसेंटेज इंक्रीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जनाब परसेंटेज इंक्रीज़ का यही फार्मूला होता है। जैसे आपने वैल्यू देखी कि 0.9 जो है वो इंक्रीज़ होकर 1.35 हो गई, तो जनाब आप 0.9 टू 1.35 है तो बाद वाली जो अमाउंट है उसको ऊपर रखें और पुरानी वाली को नीचे रखें, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, आपके पास एक नंबर आएगा, दिस नंबर इज़ 135 फॉर एग्जांपल। अगर ये 135 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ है, 35%। तो 100 से जितना ऊपर होगा वो आपका परसेंटेज इंक्रीज़ है। आईटी का फीडबैक शेयर कर दूंगा जी। चलें आगे चलते हैं जी। आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने काफ़ी सारे डिस्कस कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 17, 18 और 19। ये वो एरिया है जो कि बहुत ही ओवरली कॉम्प्लेक्स एरिया है। इस एरिया के अंदर बच्चों को कॉन्सेप्ट्स की समझ ही नहीं आती है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और उसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि टीचर्स उसको बहुत दिल से पढ़ाते भी नहीं है, आखिरी दिनों में इसको रख लेते हैं ताकि बच्चा बिल्कुल ही जो है ना वो उस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर ऑक्यूपाइड होता है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि इन एरियाज़ को कैसे कवर करना है। आई कैप के सिलेबस वेटेज की बात की जाए तो 5 to 10% इनकी सिलेबस वेटेज है। मैंने जितने आई कैप के फीडबैक के क्वेश्चंस देखे हैं जो बच्चों ने शेयर किए हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि वो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कोई भी एडवांस लेवल की चीज़ नहीं पूछी जाती। हालांकि ये कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी एडवांस एरिया, और इस एरिया में जो एक्सप्लेनेशन होती है वो ऐसे दी जाती है कि बच्चे इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर जाते हैं। ठीक है जी, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस एरिया के अंदर से आपको इस काबिल बनाऊं कि आप कम से कम इसमें से 5 मार्क्स जो है ना वो सिक्योर कर लें। इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी कंप्लीट फिजिकल जो क्लास होती है, यानी कि फुल सेशन जो होता है उसमें भी, क्रैश कोर्सेज में भी, रिवीजन सेशंस में भी, कहीं पे भी ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीटली पूरे नहीं पढ़ाता क्योंकि उसको पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, वो वक्त ज़ाया करने के बराबर है। राइट, तो मैंने कुछ जो है ना वो एरिया सेलेक्ट किया मैं अराउंड यू कैन से 80 to 90% के कुछ एरियाज़ हैं जो यहाँ पे हैं। 80 to 90% एरिया मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं कराता। तो जब आप ये 80 to 90% एरिया कवर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको 100% मार्क्स इसमें से जो इस एरिया में से आते हैं आपके कवर हो जाते हैं। यानी कि सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर दूंगा। और कुछ बहुत ज़्यादा ओवरली कॉम्प्लेक्स एरियाज़ हैं जो कि मैंने देखा है कि कभी भी एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किए, या एटलीस्ट मुझे नहीं पता चला कि आज तक इस तरह का कोई सवाल आया हो, तो वो चीज़ें जो है ना वो मैं स्किप कर देता हूँ ताकि चीज़ें ईजी रहें। तो जनाब इस एरिया को शुरू करते हैं जी। इस एरिया के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस तरीके से इसको समझाऊं कि आपको समझ आ जाए। हम लोगों ने जब स्टैट्स का सेशन किया था, जब हम लोगों ने चैप्टर 11-12 पढ़ा था, तो हमने स्टैट्स साइकिल के बारे में बात की थी कि ये एक घन चक्कर होता है जो हम लोग मैं बच्चों को समझाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, अब भी ज़रा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि हमारा स्टैट साइकिल अब आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। स्टैट साइकिल में हम लोगों ने बात की थी कि अगर हम लोग किसी भी पॉपुलेशन के बारे में
कोई भी पैरामीटर फाइंड आउट करना चाहें तो हम लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी होती है, और वो ये है कि पॉपुलेशन का जो साइज़ है जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं वो बहुत बड़ा हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बात की कि पाकिस्तान के अंदर क्यूएम के बच्चों की एवरेज एज, या हम लोग ये बात कर रहे हैं कि क्यूएम के बच्चे कितना ट्रैवल करते हैं टू रीच देयर ऑफिस ऑन डेली बेसिस, रीच देयर कॉलेज ऑन डेली बेसिस। तो हम लोग जो है ना, एक तरीका तो ये है कि हम उन तमाम बच्चों से फ़ोन करके पूछेंगे भाई बताएं आप कितना ट्रैवल करते हैं, वो हमें अंदाज़न बताया कि जी मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, और आप लोग जो है ना उन सब वैल्यूज़ को ऐड करें और 5000 से डिवाइड करें, यू विल गेट द एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ईच स्टूडेंट, राइट? ओके। लेकिन हम लोग फॉर एग्जांपल पैरामीटर से मुतालिक हम लोग एक और चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम पॉपुलेशन से मुतालिक मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो पॉपुलेशन का जो मीन होगा वो समीशन एक्स यानी कि तमाम वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद उसको नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करने से आएगा। तो दिस शुड बी द फॉर्मूला ऑफ मीन। पॉपुलेशन का मीन अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, तमाम वैल्यूज़ को हम लोग ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय एन करेंगे, राइट? इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होते हैं। पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऐसा एक साइन होता है, ठीक है जी, और इस सिग्मा के साइन को हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, राइट? इसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं, इसमें पॉपुलेशन के प्रोपोर्शंस की बात करते हैं। प्रोपोर्शंस आर द पैरामीटर्स जो कि शायद आपने अभी पहली दफ़ा देखे हैं, राइट? प्रोपोर्शन क्या होता है कि पॉपुलेशन के अंदर दो चीज़ों की रेशो क्या है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर या ये जो क्यूएम की पॉपुलेशन है इसकी अगर हम बात करें तो क्यूएम की पॉपुलेशन में जेंडर रेशो क्या है, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, ठीक है जी? हम लोग कहते हैं कि जी मेल हैं जी 60%, फीमेल हैं जी 40%। सो दिस इज़ द पॉपुलेशन रेशो जो कि हम लोग पॉपुलेशन के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है जी? अच्छा, इसी तरीके से कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जो कि कैलकुलेट किए जाते हैं, इस एरिया में आपको पढ़ाए जाते हैं, इससे पहले आपको नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए वो आप लोगों को समझ नहीं आते हैं। एक और पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ मीन। इसे हम μ1 माइनस μ2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और पैरामीटर का पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस। इसको हम कैपिटल P1 माइनस कैपिटल P2 कहते हैं। बहरहाल ये क्या चीज़ें होती हैं इसको भी बड़ी डिटेल से हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग ज़रा स्टैट साइकिल पे वापस आते हैं। स्टैट साइकिल में हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने स्टैट्स में भी पढ़ा जब हमने शुरू किया कि जनाब देखें क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बड़ी होती है, इस पॉपुलेशन का कोई भी पैरामीटर फाइंड आउट करना फिर इतना ईजी नहीं होता जितना हमें लग रहा होता, राइट? हमें हर बंदे से पैसे चीज़ें पूछनी है, तो हम लोग बजाय इसके कि इसका पैरामीटर डायरेक्टली कैलकुलेट करें, कोई भी पैरामीटर पॉपुलेशन का हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट करने की बजाय एक इनडायरेक्ट अप्रोच लगाते हैं, जो अप्रोच हम अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारी जगहों पे लगाते हैं। तो जनाब पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करना एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी कभार जो पॉपुलेशन जो आप जो फाइंड आउट करते हैं उसको यूज़ करते हैं, जब आप उसमें से कोई रिजल्ट निकालते हैं तो वो यूज़ हो जाती है। तो हम लोगों ने फिर एक इनडायरेक्ट अप्रोच निकाली। हमने कहा कि पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं एक सैंपल और उस सैंपल के स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है जी? सैंपल का निकालते हैं स्टैटिस्टिक, यानी कि सैंपल का जो साइज होता है उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोगों ने 50 का सैंपल ले लिया, तो इफ़ देयर इज समवेयर रिटन कैपिटल एन तो इसका मतलब ये है कि ये आपका पैरामीटर है, ये आपकी पॉपुलेशन का साइज है, और इफ़ देयर इज रिटन स्मॉल एन इसका मतलब ये है कि आपके सैंपल का साइज है। तो आपने पॉपुलेशन से सैंपल निकाला, सैंपल का साइज था 50, इसके अंदर से आप इसके स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप सैंपल का मीन निकाल लें जिसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला समीशन एक्स ओवर एन है, स्मॉल एन। हम सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें जिसे हम एस डी कहते हैं। हम सैंपल की प्रोपोर्शन निकाल लें जिसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सैंपल का डिफरेंस ऑफ मीन निकाल लें जिसे एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। या हम सैंपल का डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन निकाल लें जिसे स्मॉल p1 माइनस स्मॉल p2 से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? पॉपुलेशन का पैरामीटर हम लोग नहीं निकाल सकते थे क्योंकि हमने कहा कि पॉपुलेशन का पैरामीटर साइज में बहुत बड़ा होता है,
नंबर 2 हम लोगों ने ये बात की कि कभी कभार जब हम पॉपुलेशन को उसको फाइंड आउट करते हैं, उसके अंदर से कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं, तो वो पॉपुलेशन का वो आइटम कंज्यूम हो जाता है। नंबर 3 हम लोगों ने ये बात की कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, पैसे लग सकते हैं। नंबर 4 अगर हम ये बात करें कि जनाब जो भी पॉपुलेशन के अंदर आइटम्स होती है वो ओवरऑल पॉपुलेशन के ट्रेंड्स को फॉलो कर रही होती हैं, तो इट इज़ सेफ कि अगर हम उसमें से एक सैंपल निकाल लें और उस सैंपल के ऊपर कैलकुलेशन कर लें। ये गलत अप्रोच नहीं होगी, हम जिंदगी में बहुत सारी दफ़ा करते हैं, राइट। अच्छा, हम लोगों ने सैंपल का स्टैटिस्टिक निकाल लिया और सैंपल के स्टैटिस्टिक से पॉपुलेशन का पैरामीटर निकाल लिया, राइट। अच्छा, तो जनाब पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने को हम लोग कहते हैं सैंपल सिलेक्शन, राइट। सैंपल सिलेक्शन हम लोग ये चैप्टर नंबर 17 और 17 में इसका डिस्कशन करेंगे कि सिलेक्शन मेथड्स क्या होते हैं, कैसे हमें एक गुड सैंपल सिलेक्ट करना चाहिए। एक अच्छा सैंपल सिलेक्ट करेंगे तो जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो अच्छे होंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करेंगे तो फिर जनाब आपका जो आंसर आएगा, जो सैंपल का आंसर आएगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि हमने सैंपल के रिजल्ट से पॉपुलेशन के पैरामीटर का रिजल्ट एस्टीमेट करना है। तो जनाब बजाय इसके कि हम पॉपुलेशन से पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करें, हम लोग ये साइकिल चलाते हैं। हम कहते हैं कि पॉपुलेशन से निकालें सैंपल, सैंपल से निकालें सैंपल के स्टैटिस्टिक्स, और सैंपल के स्टैटिस्टिक्स से एस्टीमेट करें पॉपुलेशन का पैरामीटर, राइट। सो दिस इज द कंप्लीट सर्कल ऑफ स्टैट्स, जिसकी वजह से हम लोग स्टैट्स को यूज करते हैं कि क्योंकि पूरा का पूरा पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला जो रूट है ये हमारे लिए एक्सपेंसिव है, ये वाला रूट हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, ये वाला रूट आइडियल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रूट लेने जाते हैं, आप अमरूद की रेडी पे खड़े हैं और आप अमरूद ले रहे, तो यू विल सी कि यार ये जो अमरूद हैं इनको चेक करना है, तो आप एक या दो अमरूद खाएंगे तो यू विल सी कि यार ये अमरूद तो अच्छे हैं, तो आप वो वाला सैंपल सेलेक्ट करेंगे ना जिस तरह के, जिस रंग के, जिस साइज के बाकी भी हैं सारे। ये ना हो कि वो आपको साइड से पकड़ के कोई उठा के दे दे और आपको कहे कि सर ये चेक करें, और आपने वो चेक किया, आपने कहा ठीक है वेरी गुड, चलो भाई 5 किलो मुझे पैक कर दो, उसने 5 किलो पैक किया, वो वैसे बिल्कुल भी नहीं था। तो हम लोग एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करेंगे जो कि ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होगा आपकी पॉपुलेशन का, फिर उस सैंपल से हम उसके स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे जो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11-12 में पढ़ लिया, और वहां से हम एस्टिमेशन करेंगे जो कि हमने चैप्टर नंबर 17-18 वगैरह में पढ़नी है। अपने पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में हमने रिजल्ट इनडायरेक्टली निकाल लिया। सो दिस इज व्हाट वी कॉल स्टैट्स साइकिल। इस स्टैट साइकिल में हम लोगों ने जो एक चीज देखनी है वो ये है कि अब इन दोनों चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने ये चीज पढ़नी है कि सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है और सैंपल का जो रिजल्ट आएगा उसको एस्टिमेट कैसे करना है। सैंपल के स्टैटिस्टिक्स आपने फाइंड आउट करना सीख लिए थे चैप्टर 11-12 में, उसके सेशंस अलग से रिकॉर्ड है, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, विच इज़ नॉट ए डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स से एस्टिमेशन करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन, और एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन, राइट। इन दोनों में जो चीज का फर्क होता है उसे हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। इस चीज को समझना जरूरी है कि जब आपने 5,000 लोगों के पैरामीटर में से 5,000 लोगों की पॉपुलेशन में से 50 लोगों का सैंपल निकाला और उनकी एवरेज ट्रैवलिंग फाइंड आउट की, तो आपने कहा कि जी ऑन एवरेज हर बच्चा 15 किलोमीटर डेली ट्रैवल करता है। तो अगर हम लोग कहें कि जो सैंपल का स्टैटिस्टिक है सेम पॉपुलेशन का पैरामीटर भी है, कि जी इसका मतलब यह है कि सीए के तमाम लोग 15 किलोमीटर ऑन एवरेज ट्रैवल करते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल पॉइंट एस्टिमेशन। जो एक सिंगल आंसर सैंपल का आया, हमने कहा वही पॉपुलेशन का भी आंसर है, राइट। ये तब जब हम करते हैं जब हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव बहुत खूबसूरत हो, जब हमें कंफर्म हो कि हमने जो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किया है वो बड़ा ही एक्यूरेट है, वो कंप्लीटली जो है ना वो प्रेजेंट कर रहा है। अब एग्जैक्ट या गुड या ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल होता है उसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देने लगा हूं। देखें, आप लोग ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आपके खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स कितने, तो इसको फाइंड आउट करने का तरीका तो ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट होगा वो ये होगा कि आप खून के अंदर से तमाम ब्लड, जिस्म के अंदर से तमाम ब्लड बाहर निकालें
उसके अंदर से 1 बाय 1 तमाम रेड सेल्स काउंट कर लें और उसके बाद एक रिपोर्ट लिख दें। लेकिन रिपोर्ट फिर किसको देंगे? बंदा तो फौत हो चुका होगा जब उसका आप ब्लड सारा निकाल लेंगे। तो हम लोग एक सैंपल निकालते हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि वो सैंपल इतना ज़्यादा बॉडी में मिक्स हुआ होता है कि एक सैंपल एक थोड़ी सी जो सिरिंज के अंदर आप ब्लड निकालते हो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है आपकी पूरी बॉडी के अंदर मौजूद तमाम ब्लड का। तो जब आप ब्लड निकालते हो आप उसमें देखते हो कि जनाब दिस इज़ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव, तो हम लोग कहते हैं जी रेड ब्लड सेल्स जो है ना वो कितने हैं जी? वो हैं जी 9.2 है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे के पूरे ब्लड में 9.2 है। एग्जैक्ट जितना सैंपल का आंसर आया उतना ही पॉपुलेशन का आंसर आया। क्यों? क्योंकि आपका ये जो सैंपल था ये बड़ा ही ट्रू रिप्रेजेंटेटिव था। आपने दीवार पे पेंट करना है, पेंटर ने मिक्स किया एक बोतल के अंदर और वो आपको दीवार पे थोड़ा सा लगा के दिखा रहा है, कह रहा है सर ये चेक करें ऐसा आएगा। तो आपको यकीन हो जाना चाहिए कि बिल्कुल वैसा ही पूरी दीवार पे आएगा। अगर पूरे घर में करेंगे तो वैसा ही पूरे घर में आएगा। क्यों? क्योंकि वो जो थोड़ा सा उसने लगाया है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वो प्रॉपरली मिक्स है, राइट? तो इस तरीके से जब आपका सैंपल बहुत अच्छा होता है, ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो फिर आपका जो इंटरवल जो एस्टिमेशन है वो पॉइंट एस्टिमेशन आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपके सैंपल में वेरिएशन है, जब लोग जो हैं वो डिफरेंट ट्रैवलिंग करते हैं, आपने हो सकता है ऐसा सैंपल सेलेक्ट किया जो आपके घर के जो आपके एरिया में था, जो कि इस्लामाबाद में था या जो कराची में था, तो हर तरह के बच्चे की ट्रैवलिंग डिफरेंट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर स्टडिंग इन इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में मेजॉरिटी वो बच्चे हैं जो कि इर्द गिर्द के एरिया से आके रहते हैं, और जो लोग इर्द गिर्द के एरिया से आके रहते हैं वो अपने कॉलेज के पास हॉस्टल तलाश करते हैं, जिससे उनकी एवरेज ट्रैवलिंग कम हो जाती है। तो जनाब अगर हमने इस तरह का कोई सैंपल सेलेक्ट कर लिया तो हम बजाय इसके कि हम ये कहेंगे 15 किलोमीटर है, हम इसमें थोड़ा सा एक इंटरवल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा चलें इसमें प्लस माइनस 2 किलोमीटर का डिफरेंस डाल लेते हैं। तो बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि पॉपुलेशन का जो आंसर है वो 15 किलोमीटर होगा, मैं अगर ये कह दूं कि पॉपुलेशन का आंसर 13 से 17 के दरमियान में होगा, तो दिस इज एन इंटरवल एस्टिमेशन। इसे हम रेंज एस्टिमेशन भी कहते हैं। तो जो रेंज एस्टिमेशन है उसमें इंटरवल एक आपने क्रिएट कर लिया, एंड नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट, यू आर नाउ मोर इजी कि जनाब आपका जो आंसर है, जो आपने सैंपल का रिजल्ट निकाला था उससे पॉपुलेशन का आंसर 13 से 17 के दरमियान में होगा। तो आप बहुत इजीली जो है ना ये बात कम्युनिकेट कर सकेंगे कि यार तकरीबन 13 से 17 के दरमियान में लोग जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं, एंड आई एम वेरी मच श्योर, राइट? ठीक है ना जी। तो इस तरीके से आप लोग एस्टिमेशन करते हैं। एक होती है पॉइंट एस्टिमेशन, वो तब होती है जब आपका सैंपल जो है वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो या सैंपल बहुत ही अच्छा सेलेक्ट किया हो। और एक होता है जी इंटरवल या रेंज एस्टिमेशन के जब आपने सैंपल सेलेक्ट किया और आपको पता है कि देयर इज़ सम वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन, तो फिर आप सैंपल के अंदर भी इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आप अपना आंसर ही इस तरीके से बनाते हैं कि एक रेंज दे दी जाए और उन्हें बताया जाए कि पॉपुलेशन का आंसर जो है वो इतना नहीं इतना होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल स्टैट्स साइकिल। इस स्टैट साइकिल में अगर किसी का कोई सवाल है, और अगर ख़बरदार अगर किसी ने कोई और सवाल पूछा सिर्फ इस टॉपिक से मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो जनाब मेनली इस एरिया में हमने यही 2 चीज़ें देखनी है कि एक तो अच्छा सैंपल कैसे सेलेक्ट किया जाए, और जब आप सैंपल सेलेक्ट कर लें तो कैसे एस्टिमेशन उसकी बेस पे की जाए। और मेजॉरिटी केसेस में पॉइंट एस्टिमेशन तो हमने डिस्कस कर ली कि जो सैंपल का आंसर आया वही अगर पैरामीटर का आंसर आया तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल पॉइंट एस्टिमेशन। और इस पॉइंट एस्टिमेशन में आगे और कोई चीज़ मजीद डिस्कशन नहीं है। हाँ, इंटरवल एस्टिमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको इंशाल्लाह समझने की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि आपको इससे तमाम रेलिवेंट चीज़ें जो है ना वो समझ आ जाएंगी, और फिर उसके बाद इंटरवल एस्टिमेशन से मुतालिक जितने भी सवाल हैं वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। एक बच्चे ने कहा सर सैंपल गलत भी हो सकता है जो हम सेलेक्ट करें। जी बिल्कुल, देयर इज़ ऑलवेज ए चांस कि सैंपल गलत हो सकता है, लेकिन इस चांस की बेस के ऊपर हम मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं अपनी कैलकुलेशंस को। इस चांस को हम अपनी कैलकुलेशन में डालते हैं। हम लोग ये भी कहते हैं कि 100% एक्यूरेट होने के बावजूद सिर्फ थोड़ा सा को 5% मार्जिन फिर भी हम गलतियों को देते हैं कि अच्छा चलें ठीक है कि मेजॉरिटी केसेस में हम लोग सही सैंपल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सैंपल गलत हो। तो हमारी हर कैलकुलेशन में हम कभी भी अपने आप को 100% ये नहीं कहते कि वो यार 100% श्योर कि यही आंसर आने वाला, राइट? तो यस, सैंपल गलत भी हो सकता है
और हमारी हर कैलकुलेशन में गलत सैंपल को कंसिडर करते हुए हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। हमारी हर स्टेटमेंट में हम ये बात करते हैं कि ये सैंपल गलत भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बारे में आप मजीद डिस्कशन जो है ना वो हम लोग अब आगे करेंगे। हम लोग चलते हैं जनाब पहली चीज़ की तरफ कि एक ऐसा सैंपल सिलेक्ट किया जाए विच इज़ ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट किया जाए जिसमें पॉपुलेशन की तमाम खसूसियात मौजूद हों, तो फिर इस तरह के सैंपल से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारे लिए मोर एक्सेप्टेबल होगा। राइट, पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अब हमारे पास कंप्लीट पॉपुलेशन नहीं है, हम कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे। अच्छा, जब कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं कर रहे तो देन देयर इज ऑलवेज 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 ए स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर जरूर होगा, लेकिन उसको छोटा छोटा करते जाएंगे। किस तरह? कुछ एफर्ट्स करके। पहली एफर्ट ये है कि आप एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करें, एक ऐसा सैंपल सेलेक्ट करें जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो। पहली एफर्ट ये है कि आप एक अच्छा सैंपलिंग मेथड सेलेक्ट करें। जब आपने चीज़ों में से सैंपल सेलेक्ट करना है तो आप प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग करें। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मॉडल भी इसे कहते हैं। ये एक ऐसा सैंपलिंग मॉडल होता है जिसमें सैंपलिंग करने से पहले जब आपने सैंपलिंग के इन चार में से एक मेथड डिसाइड कर लिया है, उस वक्त भी हर चीज़ के सेलेक्ट होने के चांसेस हों और इक्वल हों। कोई ना कोई चांसेस इनके ज़रूर हों, कोई ना कोई चीज़ के सिलेक्ट होने के। तो प्रोबेबिलिस्टिक सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है, एक ऐसा सैंपलिंग मेथड होता है जिसको आपने सोच लिया है कि अच्छा चलें जी मैं ना सिस्टमेटिक सैंपलिंग करूंगा, तो फिर भी हर सैंपल के सेलेक्ट होने के चांसेस होने चाहिए। ये ना हो कि आप एक ऐसा सैंपलिंग मेथड सेलेक्ट कर लें जिससे कुछ स्पेसिफिक टाइप के आइटम्स के सेलेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। राइट, फॉर एग्जांपल अमरूदों की रेडी पे अमरूद लगे हुए हैं, आप ये सोच लें कि जनाब मैं जाके सैंपल चेक करूंगा और सैंपल एक ऐसा सेलेक्ट करूंगा जो बिल्कुल सामने सामने वाली लेन में पड़े होंगे ना, सिर्फ वो उसमें से एक उठा के सैंपल सेलेक्ट कर लूंगा, पीछे देखूंगा ही नहीं क्या है। तो ये एक ऐसा सैंपलिंग मेथड है जो अच्छा सैंपलिंग मेथड नहीं है। आप ये सोचें कि मैं जाऊंगा, मैं वहां पे आंखें बंद करके एक अमरूद उठा लूंगा और उसको चेक करूंगा कि वो कैसा है। दिस इज व्हाट वी कॉल सैंपलिंग मेथड, जो कि प्रोबेबिलिस्टिकली सैंपलिंग मेथड है। सिंपल रैंडम सिलेक्शन एक ऐसा सैंपलिंग मेथड होता है जिसमें हर चीज के सिलेक्ट होने के चांसेस इक्वल होते हैं। राइट, कोई भी मेंबर ऐसा नहीं है जो कभी सिलेक्ट नहीं होगा। तो आपकी पॉपुलेशन के अंदर जितने भी आइटम्स ऐसे हैं वो कभी ना कभी ज़रूर सिलेक्ट हो जाएंगे, हर एक के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं। तो इस तरह के मेथड को सिंपल रैंडम सिलेक्शन कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह से था 12 लोग थे, आपने उसमें से जो है ना वो 2 नंबर 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर रैंडमली सिलेक्ट कर लिए कि यार अच्छा चलो 1 3 5 7 आ जाओ, 2 4 5 9 आ जाओ, या जैसे इसने 2 5 8 10 लिखा हुआ है, तो जो मर्जी रैंडमली सिलेक्ट हो जाए। तो अगर इन 12 में से मैंने एक बंदा सेलेक्ट करना है और मैंने कहूँ कि जनाब आप लोगों में से कल मैं सैंपलिंग करूँगा, आप सारे लोग तैयार होके आइएगा, तो जो है ना सारे लोग तैयार होके आएंगे क्योंकि किसी के भी सिलेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। राइट, देयर इज अनदर मेथड विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग ये होती है कि आप एक सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि एक आइटम सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद 2 छोड़ के अगला आइटम, फिर उसके बाद 2 छोड़ के उससे अगला आइटम, फिर 2 छोड़ के अगला, तो फिर आप एक सिस्टम डिफाइन कर देते हैं। आप उसे कहते हैं कि जनाब चलें, जैसे ये देखें कि आपने ये सेलेक्ट किया 2 नंबर, फिर 2 छोड़े, फिर 5 नंबर, फिर 2 छोड़े, फिर 8 नंबर, फिर 2 छोड़े, फिर 11 नंबर। इस तरीके से आप लोगों में से सैम्पलिंग करते हैं जिसे हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। अब इसमें भी हर तरह के हर बंदे के सिलेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता कि आपने कहाँ से शुरू करना है। हर किसी को पता ये ज़रूर है कि जब आपने शुरू करना है तो आप किसी एक नंबर से शुरू करेंगे, उसके बाद 2-2 छोड़ने के बाद जो है ना वो आगे चलते चले जाएंगे। तो जनाब उसमें यह है कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज़ द वे ऑफ सैम्पलिंग, जिसमें आप एक बंदा पहला स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं कि कितने कितने छोड़ के सिलेक्ट करने हैं। इसका आपको फ़ायदा क्या होता है कि पूरी की पूरी जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है ना वो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप सिंपल रैंडम सिलेक्शन में कर रहे हैं ना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1 2 3 और 4 आ जाए, लेकिन ये आपने इसलिए नहीं की है कि आप बाकियों में से सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। बाकियों में से भी आप सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपने सोचा कि चलो 1 2 3 4 ही सिलेक्ट कर लेते हैं। या रैंडमली आपने पर्चियां डाली हुई थी 12, और जो पर्चियां 12 में से 4 निकाली वो 1 2 3 और 4 की थी। तो रैंडम सिंपल रैंडम सिलेक्शन इज पर्चियां। और फिर उसके बाद जो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है वो ये है कि आपने देखा
कि किस तरीके से आपने पॉपुलेशन वैल्यू, या आपने कहा चलें पहला 2 नंबर सेलेक्ट कर लिया, फिर 5, फिर 8, फिर 11। दिस इज व्हाट वी कॉल सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। देन देयर इज अनदर सैम्पलिंग मेथड विच इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये होती है कि आप अपने जो डाटा है उसको सेम टाइप के ग्रुप्स में डिफाइन कर दें। देखें, एक ग्रुप ये बन गया, ये देखें ये बंदे भी बने हुए हैं तो इनका कलर भी वाइट वाइट सा है। फिर दूसरा ग्रुप ये बन गया, फिर तीसरा ग्रुप ये बन गया जो लाइट ग्रे से हैं। तो जनाब आपने अपनी पॉपुलेशन को किसी खास बेस पे डिफरेंट टाइप की स्मॉल पॉपुलेशंस में डिफाइन कर दिया, और उसको हर एक को स्टार्टा कहते हैं, स्मॉल पॉपुलेशंस। और हर पॉपुलेशन में से अपनी मर्जी से कुछ कुछ नंबर ऑफ पीपल सेलेक्ट कर ली। आपने कहा कि जनाब पहले जो ग्रुप नंबर 1 है, फॉर एग्जांपल दिस कैन बी डन कि ये है जी मैन, वुमेन, दिस कैन बी मैन एंड दीज आर चिल्ड्रंस। तो आपने मैन सेलेक्ट किए, वुमेन सेलेक्ट किए और चाइल्ड सेलेक्ट किए, और हर एक में से बाद में रैंडमली कुछ सेलेक्ट कर लिया। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इसे हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहते हैं कि आपने पहले एक छोटी पॉपुलेशन बनाई, 3-4 छोटी छोटी पॉपुलेशंस बनाई, और उसके बाद उसमें से जो है ना वो सैंपल सिलेक्शन कर ली। इसे मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी इसलिए कहते हैं कि पहले आपने जो है ना वो सैम्पलिंग की, फिर उसके बाद दूसरी सैम्पलिंग, फिर उसके बाद तीसरी सैम्पलिंग। राइट, ओके। तीसरी चीज़ है जी क्लस्टर सैम्पलिंग। पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप्स। ये आपने डिफरेंट क्लस्टर्स बना लिए, ये नहीं कि लोगों को इकट्ठा कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेलिटी आपने स्ट्रैटिफिकेशंस कर ली, आपने क्लस्टर्स बना लिए, और उस क्लस्टर के अंदर से कोई एक क्लस्टर जो है ना वो पूरा का पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया। दिस इज व्हाट वी कॉल क्लस्टर सैम्पलिंग। आपने लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर जहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ पे जाके आपने उन सब को जो है ना वो कैलकुलेशन कर दी, और फिर इस तरह से आपने ये फाइंड आउट कर लिया। तो पहला जो काम आपने ट्रू रिप्रेजेंटेटिव में करना है तो वो आपने ये करना है कि आपने सैम्पलिंग मेथड अच्छा सेलेक्ट करना है। एक बच्चे ने मुझे पता नहीं क्यों कहा कि जी सर ये पेपर में तो नहीं आता, आई कैन शो यू मोर देन 5 to 10 क्वेश्चन जो कि मेरे पास हैं फीडबैक के क्वेश्चन, जिसमें ये चीज़ आती है कि सैम्पलिंग मेथड क्या है, इस तरह की सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, इस तरह की सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है। तो आप यकीन जानें देयर इज़ नथिंग जो कि मैं आपको अभी एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये आती हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक का मतलब है कि एक सिस्टम को फॉलो करते हैं आप, कि अच्छा जी हर 5वां आइटम मैं चेक किया करूँगा, हर दूसरा आइटम मैं चेक किया करूँगा। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग नॉर्मली आपने देखा होगा ये जो बसें होती है ना, इसमें जो टिकट चेकर्स होते हैं वो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि यार अच्छा चलें एक बस चेक कर लिया मैंने, फिर उसके बाद वो 2 बसें छोड़ देते हैं, फिर तीसरी बस चेक कर लेते हैं, फिर 2 और छोड़ देते हैं, फिर अगली चेक कर लेते हैं। तो इस तरह की सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में आप स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं और उसके बाद आगे चलते चले जाते हैं। जी इनकी एग्जांपल्स नेट पर सर्च करने से आपको मिल जाएंगी। बहरहाल मैं ये बात करता हूँ कि जो सिंपल रैंडम सिलेक्शन है ना, ये ऐसे होता है कि जैसे आपने डिफरेंट गेम शोज़ में देखा होगा कि गेम शोज़ में जो है ना वो पर्चियाँ डाल देते हैं, और पर्चियाँ डालने के बाद जो है ना वो सीट नंबर वाले को बुला लेते हैं। ठीक है जी, तो ये जैसे फाद मुस्तफ़ा का शो होता है तो वो क्या करता है, वो 4-5 पर्चियाँ एक बॉक्स में से सेलेक्ट करता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सिंपल रैंडम सिलेक्शन। हर बंदा दुआ कर रहा होता है, या अल्लाह मेरी पर्ची निकला है, या अल्लाह मेरी पर्ची निकला है। राइट, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जो है ये नॉर्मली वहाँ पे चेक होती है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये अभी बसों वगैरह में जो चेकिंग होती हैं, जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो उन्होंने सोचा होता है कि अच्छा यार चलें मैं ना 4-5 ट्रक गुजर जाएं, फिर उसके बाद अगला ट्रक चेक करूँगा, फिर वो 4-5 गुजर जाएंगे, अगला ट्रक चेक करूँगा। ये नहीं कि जिसमें उनको चेक करने में भी टाइम लग रहा है, सारे चेक भी नहीं कर सकते। जैसे ये जो है ना वो आप लोग सोच लें कि नाके के ऊपर कभी कभी पुलिस वाले जो है ना वो ये देखते हैं, वैसे तो पुलिस वाले चेक करते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल रैंडम सिलेक्शन आप उसे कहते हैं कि जी नाके के ऊपर पुलिस वाला जिसको भी दिल करेगा वो रोक लेगा। हाँ, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होता है कि अगर वो लोग जो है ना वो 2-4 गाड़ियों उन्होंने खड़ी की हुई हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप आराम से कौन से निकल जाएंगे। ठीक है जी, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग जो है वो नॉर्मली पॉपुलेशन को पहले कुछ सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्टूडेंट्स कितना होता है जो वो ट्रैवल करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है ना वो इस ग्रुप्स को मेल और फीमेल में अलग अलग डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेल जो है वो डिफरेंट टाइप से ट्रैवल करते हैं, फीमेल जो है वो मेजॉरिटी लोकल पे ट्रैवल करती हैं। तो उन दोनों के इश्यूज़ जो है ना वो डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्सनल ट्रैवल करते हैं बाइक के ऊपर तो आप 50 किलोमीटर भी आएँ तो आपको उतना दुखेगा नहीं, और अगर फीमेल बेचारी को 10 किलोमीटर से आ रही है, 2 बसें उसको चेंज करनी पड़ी हैं, रिक्शे पे आ रही है, तो डैट इज़ अनदर स्टोरी। राइट, तो इस तरीके से हम लोग डिपेंड करता है कि आप कौन सा सैंपल
आपका सैंपल, आपकी पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ क्या हैं। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आप पॉपुलेशन का करते हैं, उसके बाद आप उसमें से ये चीज़ डिफाइन करते हैं। एक बच्चे ने कहा सर मैंने आज ही सेशन लिया है आपका, रिकॉर्डिंग मैं देख लूँगा पिछली, लेकिन नोट्स कैसे मिलेंगे? वो भी आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको पता चल जाएगा। ग्रुप में भी दोबारा शेयर कर दूंगा, ना मिले तो मुझे मैसेज कर दें, मैं सेंड कर दूंगा। राइट, अच्छा आगे चलते हैं जी। हम लोगों ने कहा पहली एफर्ट तो ये है कि एक अप्रोप्रिएट सैंपल सिलेक्शन मेथड लगाया जाए, ऐसा सैंपल सिलेक्शन मेथड लगाया जाए जो कि हमारी करंट पॉपुलेशन के हिसाब से ठीक हो। राइट, तो इस तरह के मेथड्स में जब हम लोग अपनी पॉपुलेशन को फाइंड आउट, पॉपुलेशन से सैंपल फाइंड आउट करते हैं, तो हमें जो दूसरी एफर्ट जो लगानी चाहिए वो ये है कि हम लोग सैंपल साइज अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करें। बहुत छोटा सैंपल साइज सेलेक्ट करेंगे तो भी आपके पास मज़े का आंसर नहीं आएगा, बहुत बड़ा सैंपल साइज सेलेक्ट करेंगे तो भी आपके पास मज़े का आंसर नहीं आएगा। अब इसकी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है कि आपको कितना कॉन्फिडेंस चाहिए हो और आपको कितना सैंपल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट X% कॉन्फिडेंस, तो आपका सैंपल कितना होना चाहिए। राइट, पहले इस चीज़ को करने से पहले जरा सोचें कि आपका आंसर पे जो कॉन्फिडेंस है वो तब बढ़ेगा, आपका आंसर उस वक्त ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा जब आप ज़्यादा सैम्पलिंग करेंगे। राइट, फॉर एग्जाम्पल आपने 5,000 में से 50 लोगों का सैंपल लिया है तो आपका एक आंसर आया। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं, आपने 5,000 में से 4,500 लोगों का सैंपल लिया है और उसके बाद उसके ऊपर कैलकुलेशन किया है तो उसका एक आंसर आया। तो दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर किसका होना चाहिए? उसका होना चाहिए जो 4500 का सैंपल लिया है आपने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यार जब आप 4500 का सैंपल ले रहे हैं तो फिर वो जो सैंपल सेलेक्ट करने का मकसद था वो तो वही फोत हो गया कि आप अपना टाइम बचाना चाह रहे थे, आप अपने रिसोर्सेज बचाना चाह रहे थे, लेकिन वो तो नहीं हो सका। आपने तो सैंपल ही इतना बड़ा सेलेक्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आंसर भी एक्यूरेट हो। तो क्या क्या हम करें कि जनाब आपका सैंपल भी अप्रोप्रिएट साइज का हो और आपका कॉन्फिडेंस भी ज़बरदस्त हो। ठीक है जी, कि यार मतलब मैंने सैंपल बड़ा अप्रोप्रिएट लिया था, मैंने ना ज़्यादा छोटा सैंपल लिया ना ज़्यादा बड़ा सैंपल लिया और मेरे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो ये कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो इंशाल्लाह हम लोग अगले 10-15 मिनट में समझ रहे होंगे। तो सैंपल की सिलेक्शन के अंदर हम लोगों ने दो बातें की। पहली ये थी कि जनाब आपने एक अच्छा अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड लगाना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो सैंपल साइज सेलेक्ट करना है कि क्या इन 12 में से ये 4 सेलेक्ट करना अप्रोप्रिएट होगा या 12 में से 6 सेलेक्ट करने चाहिए या 12 में से 2 सेलेक्ट करने चाहिए। इस चीज़ को देखें तो जब आप इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो आप इनिशियली एक अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे। राइट, और उस अच्छे रिजल्ट को एस्टिमेशन करते वक्त पॉइंट एस्टिमेशन की बजाय इंटरवल एस्टिमेशन की तरफ ले जाएं तो आप ज़्यादा अच्छे आंसर पे पहुंच जाएंगे पॉपुलेशन के पैरामीटर के हवाले से। राइट, तो अब हम उसकी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखें जनाब, दूसरा जो काम है वो ये है कि आपने इंटरवल एस्टिमेशन करनी। राइट, अच्छा अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये पर्टिकुलरली बच्चों को इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज आती है कि इंटरवल एस्टिमेशन क्या होगी। इसके लिए पहले तो एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि फ़र्ज़ करें कि जनाब आप एक मोबाइल लेके आए, तो आपने अपनी मदर को बताया कि जनाब ये मोबाइल जो है ये तो मैं 20,000 का लेके आया हूँ, आज से कोई मतलब ये है कि 2 दिन पहले लिया था। आपकी मदर कहती है मोबाइल तो बहुत अच्छा है, चलो तुम मुझे बताओ कि ये मोबाइल आज कितने का होगा। आप कहेंगे जी 20,000 का होगा, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले 3 दिन पहले 20,000 का लिया है। अब आपकी मदर कहती हैं कि अगर ये 20,000 का ना हुआ तो तुम्हारी क्या सज़ा है। आप कहेंगे कि जी देखें वो तो मैं तो 20,000 का लेके आया था। तो आपकी मदर ने कहा नहीं, तुम मुझे फिर ऐसे करो कि तुम मुझे एक पक्का आंसर दो, वरना अगर तुम्हारा आंसर ठीक ना हुआ कि कितने का मोबाइल आया है तो फिर तुम्हें जो है ना वो फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह का खाना नहीं मिलेगा। आपने कहा अच्छा चलें, आपने सोचना शुरू कर दिया। आपने कहा जी अच्छा जी चलें, अभी मोबाइल 20,000 का है, मोबाइल भी अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है थोड़ा महंगा हो गया हो या हो सकता है थोड़ा सस्ता हो गया हो। तो मैं माँ जी को कहता हूँ क्या है जी माँ जी ये जो है ना ये 20,000 का नहीं है बल्कि ये 19 से 21,000 के दरमियान में आ गया। तो मैंने एक इंटरवल दे दिया, बजाय इसके कि एक पॉइंट की एस्टिमेशन करूं, मैंने 19,000 से
20,000 के दरमियान की एक एस्टिमेशन दे दी। ओके, अच्छा माँ जी ने कहा नहीं, देखो तुम मुझे इतना एग्जैक्ट आंसर दो कि जनाब अगर उसमें चेंज आ जाए तो भी मुझे मसला ना हो, मैं तुम्हें उतने पैसे दे दूं ताकि जो है ना वो तुम्हें मसला ना। 19 से 21,000 आप लोगों ने जो है ना वो रेंज बता दिया आपने, और अगर तुमने रेंज गलत बताई है, तुम्हारा आंसर गलत हुआ, तो तुम्हें भी खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारे पापा को भी खाना नहीं मिलेगा। अब पापा जी आपकी तरफ देख रहे हो ध्यान नाल, इसका मतलब यह है कि अब आपने एक मजीद कॉन्फिडेंस वाला आंसर देना है। तो आप कहेंगे अच्छा जी नहीं जी माँ जी, ये जो है ना ये जो है ये आ रहा है 15,000 से लेकर 25,000 के दरमियान में ये मोबाइल आपको मिल जाएगा। अब ये एक ऐसी एस्टिमेशन है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त एस्टिमेशन होगी। ऐसे भी हो सकता है कि मोबाइल रातों रात 40,000 का हो गया हो, लेकिन इस तरह के काम नहीं होते हैं, इसके चांसेस बहुत कम है। तो जैसे जैसे आपका जो कॉन्फिडेंस है, अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करें तो आप जब कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप एक बड़ी रेंज देना शुरू कर देते हैं, राइट। तो कॉन्फिडेंस का और कॉन्फिडेंस लेवल का और कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा जी, वो होगा डायरेक्टली रिलेशनशिप। कॉन्फिडेंस लेवल और कॉन्फिडेंस इंटरवल एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशन में होते हैं, यानी कि इफ़ यू वांट मोर कॉन्फिडेंस लेवल देन यू नीड टू हैव ए बिगर कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट। ओके, अच्छा इस चीज़ को ज़रा जहन में रखें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हम लोग बात करते हैं कि जब हम इंटरवल एस्टिमेशन कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी चीज़ आप पॉपुलेशन के बारे में फाइंड आउट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यू वांट टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन मीन, जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो सैंपल का मीन है उसे पकड़ें, सैंपल के मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसमें प्लस माइनस करें इंटरवल, राइट। और ये जो इंटरवल है ये कैसे आता है, ये दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आता है, और वो है जी कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, राइट। अच्छा कॉन्फिडेंस स्कोर जो है वो ये बताता है कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंस होना चाहते हैं, कितना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, और स्टैंडर्ड एरर जो है वो ये बताता है कि ये जो मीन है इसमें कितना डिफरेंस आ सकता है पॉपुलेशन के मीन के हिसाब से। अब इन दोनों का एक एक फार्मूला है, राइट। और इस फार्मूले की बेस के ऊपर हम लोग पॉपुलेशन का मीन जो है वो एस्टिमेट कर लेते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि पॉपुलेशन का मीन कैलकुलेट करने के लिए यू नीड सैंपल मीन एंड यू हैव टू डू एड एंड लेस ए इंटरवल रेंज। एक इंटरवल की रेंज आपने ऐड और लेस करनी है। वो रेंज कैसे आती है, कॉन्फिडेंस स्कोर को स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई करने से आती है। अब कॉन्फिडेंस स्कोर क्या होता है, कॉन्फिडेंस स्कोर जो होता है वो ये होता है कि आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंस चाहते हैं। तो ये होता है जी जी स्कोर ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल। तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो आपको चाहिए ये उसका जी स्कोर है, राइट। ओके, और मेजॉरिटी केसेस में जो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो 95% कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ये 99% कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। 95% कॉन्फिडेंस के केस में ये 1.96 होता है और 99% के केस में ये 2.58 होता है, राइट। सो ये जो जी स्कोर है इसका तो आंसर बिल्कुल सीधा सीधा सा है। मेजॉरिटी केसेस में आपको ये 95% चाहिए होता है या 99% चाहिए होता है, ठीक है जी। ओके, ये तो हो गया आपका जी स्कोर, ये कॉन्फिडेंस का स्कोर। दूसरा है जी स्टैंडर्ड एरर। अब हर स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आप मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं, मीन का स्टैंडर्ड एरर, तो मीन का स्टैंडर्ड एरर होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय N माइनस 1। अगर आपने जो सैम्पलिंग की है, जो सैंपल सेलेक्ट किया, दैट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। मेजॉरिटी केसेस में जब हम सैंपल सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो विदाउट रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने सैंपल विद रिप्लेसमेंट सेलेक्ट किया हुआ है तो ये जो इसके साथ करेक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे हम FPC भी कहते हैं, ये नहीं मल्टीप्लाई होता, सिर्फ पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ N होता है, राइट। तो जनाब आप जो है वो पॉपुलेशन का जो मीन है उसे एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है जी कि जनाब आपने 47 आइटम्स का सैंपल लिया, आपने 47 आइटम्स का सैंपल लिया और उस आइटम का जो मीन निकला डेट वाज 50। जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन था ये भी आपको दिया गया होगा,
पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन था जी 2.5। अब आपको फाइंड आउट करना है पॉपुलेशन का, नहीं अच्छा नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसे कहते हैं जी दिस इज 245, ठीक है, अज्यूम कर रहा हूं मैं वैल्यूज। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द इंटरवल, और इंटरवल एस्टिमेशन जो है वो कैसे होगी, वो होगी कि सैंपल का मीन पकड़ें आप, सैंपल का मीन है जी 50, इसमें प्लस माइनस करें कॉन्फिडेंस स्कोर। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कॉन्फिडेंस स्कोर आपका कितना होना चाहिए, कितना परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल है, तो कॉन्फिडेंस लेवल है अगर 95%, तो कॉन्फिडेंस स्कोर इसका कितना होगा, 95% के केस में 1.96 होता है, तो यू विल गेट 1.96 मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला आपके सामने ये है। हम फॉर द एग्जांपल हम लोग ये करते हैं कि विद रिप्लेसमेंट था, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड 245 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49, राइट। तो इस तरीके से जब आप एक कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट अ रेंज कि दिस टू दिस इज योर आंसर। तो इंटरवल एस्टिमेट करना, मीन का हो, डिफरेंस ऑफ मीन का हो, प्रोपोर्शन का हो, या डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन का हो, ये 4 इंटरवल एस्टिमेशन हैं जो आप लोगों ने करने हैं। इसका फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले पॉपुलेशन के अंदर देखेंगे कि पॉपुलेशन के अंदर ये आंसर कितना आया है, दैट विल बी योर आप सबसे पहले देखेंगे कि आपका सैंपल में ये आंसर कितना है, दैट विल बी योर सैंपल स्टैटिस्टिक्स। तो पॉपुलेशन पैरामीटर इज इक्वल टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, राइट। तो पॉपुलेशन का कोई भी पैरामीटर आपने फाइंड आउट करना है तो सैंपल स्टैटिस्टिक जो भी आपने सैंपल से रिजल्ट निकाला है वो, और उसमें प्लस माइनस करें एक रेंज जो कि हम लोगों ने बात की थी कि 1000 या 2000 हम लोग बना लेंगे, तो इसकी जो रेंज है उसको कैलकुलेट करने का तरीका है कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। कॉन्फिडेंस स्कोर का फार्मूला यहाँ से पता चल जाएगा कि अगर आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया हुआ है वो मोर देन 30 है तो जी स्कोर यूज़ करें, अगर वो लेस देन 30 है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन तो फिर आप टी स्कोर को यूज़ करेंगे, और जी स्कोर और टी स्कोर को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ से इस चीज़ की कैलकुलेशन कर लेंगे। और स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला डिपेंड करता है कि अगर आप मीन है तो मीन के लिए स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला ये है, डिफरेंस ऑफ मीन के लिए स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला ये है, पॉपुलेशन के लिए पॉपुलेशन ये प्रोपोर्शन के लिए स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला ये है, और डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन के लिए स्टैंडर्ड एरर का फार्मूला ये है, राइट। मेन जो फार्मूला है वो बिल्कुल सेम है, वो ये है कि जब आपने कोई भी पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो आपने सैंपल के स्टैटिस्टिक्स में प्लस माइनस करना है कॉन्फिडेंस स्कोर। ये कहाँ से आएगा, वो आपको बताएगा कि यार इतने % कॉन्फिडेंस चाहिए, तो आप देखेंगे अगर 95% कॉन्फिडेंस चाहिए तो 1.96, अगर 99% कॉन्फिडेंस चाहिए तो 2.58, और इस तरीके से सो ऑन एंड सो फोर्थ आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं अपना कॉन्फिडेंस, राइट, सही है। अच्छा, कॉन्फिडेंस स्कोर 95% का मतलब ये है, आपको फर्ज करें वो कहते हैं जी अच्छा नहीं मुझे 80% कॉन्फिडेंस चाहिए, तो इसका 80% का आपने जी स्कोर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे आपने ये 95 का निकाला हुआ, वैसे तो हमने याद कर लिया कि 95% का मतलब 1.96 एंड 99% का मतलब है 2.58। अगर आपको किसी भी और टाइप के कॉन्फिडेंस लेवल का बताया जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल जिसे हम अल्फा भी कहते हैं इसको डिवाइड करें 2 के साथ और इसका जी स्कोर फाइंड कर लें। तो हमने एक्चुअली जी स्कोर के टेबल में जाना है, तो जी स्कोर के अंदर अल्फा बाय 2 का जी स्कोर आपने फाइंड करना है एंड यू विल गेट द आंसर व्हाट। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू फाइंड आउट द जी स्कोर ऑफ 40%, तो आप देखेंगे कि मीन से लेफ्ट या राइट साइड पे 40% जो है वो कितना कितना है, तो आपका जो जी स्कोर आएगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, दैट विल बी योर कॉन्फिडेंस स्कोर। और स्टैंडर्ड एरर के केस में ये सारों के केस में ये फॉर्मूला दिया हुआ है, जिस टाइप का डेटा दिया होगा आपने उस टाइप का स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला लगाना है, इस वैल्यू में पुट करना है, यू विल गेट ए रेंज। अब उस रेंज के अंदर हम लोग ये कहेंगे फॉर एग्जाम्पल यू गेट द रेंज ऑफ 125 to 175, वी विल से कि वी आर दिस % श्योर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं तो वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट कि जो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर है वो 125 से लेकर 175 के दरमियान में होगा, और वो आप लोग जो है ना वो उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलें, अच्छा अब एक और चीज यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो ये है कि कभी कभार ऐसे होता है कि आपको ये कहा जाता है कि जनाब हम लोगों ने एक खास किस्म का पॉपुलेशन का पैरामीटर फाइंड आउट करना है, उसकी एक स्पेसिफिक रेंज होगी और उस रेंज के अंदर रहते हुए हमें कितना सैंपल साइज सेलेक्ट करना है। इसके लिए एक चीज समझना जरूरी है
कि ये जो रेंज है इसमें क्या चीज है, सैंपल का मीन है और बाकी ये वाली चीज है। अगर ये वाला आंसर 2 आता है, इसका मतलब ये है कि मीन में +-2 करना है। यानी कि फर्ज करें कि अगर मीन है जी 15, तो ये बनता है जी 13 से लेकर 15 तक। लेकिन अगर इसका आंसर 2 की बजाय 4 आता है, तो आपका मीन कितना होगा, 11 से लेकर 19 तक आपका जो पॉपुलेशन का पैरामीटर। तो जैसे जैसे ये वाले फैक्टर का आंसर बढ़ता चला जाता है, जैसे जैसे इस वाले फैक्टर का आंसर इंक्रीज होता चला जाता है, आपका जो इंटरवल है वो बड़ा होता चला जाता है। ये चीज समझना जरूरी है कि इंटरवल कैसे कैलकुलेट होता है, मीन में ये वाला फैक्टर प्लस माइनस करने से। ये फैक्टर क्या है, कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, यही है ना जी। तो जब ये बढ़ेगा, जब इसका आंसर बढ़ता चला जाएगा, तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। अच्छा, लेकिन अगर आप इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंक्रीज होने से बचाना चाहते हैं, देखिए ना इसमें 2 चीजें, कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर, ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। इनमें से कोई भी एक चीज इंक्रीज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इनमें से कोई एक भी चीज इंक्रीज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ेगा, सॉरी। ठीक है, हम लोगों ने बात की कि कॉन्फिडेंस इंटरवल मीन में प्लस माइनस करने से आता है ये वाले फैक्टर को। तो अगर कॉन्फिडेंस स्कोर इंक्रीज हो गया तो कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ये नंबर बड़ा हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बड़े हुए, तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अगर स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होता है तो आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल पे क्या फर्क आएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर के अंदर देखें तो हमारे पास इसमें फॉर्मूला में पॉपुलेशन का जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और डिवाइडेड बाय सैंपल साइज होता है। तो जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसका इनवर्स इफेक्ट होता है। तो अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे, डिनोमिनेटर वाले को इंक्रीज करेंगे, तो ये वाला फैक्टर जो है ये छोटा होगा, जिससे स्टैंडर्ड एरर छोटा होगा और ये पूरा का पूरा फैक्टर छोटा होगा और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते चले जाएंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल कम हो जाएगा। यानी कि आपका अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा एग्जैक्ट आंसर के पास पहुंचे हुए हैं। 15.5 से लेकर 16.5, राइट। दिस इज योर कॉन्फिडेंस नाउ, दिस इज योर कॉन्फिडेंस इंटरवल नाउ। क्यों? क्योंकि आपने सैंपल साइज बढ़ा दिया। तो जनाब जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो छोटा होता चला जाएगा। ठीक है जी। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल को छोटा करने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि हम सैंपल साइज को बढ़ाते हैं, राइट। ठीक है जी, सैंपल साइज बढ़ा दे। सैंपल साइज बढ़ाएंगे तो जब सैंपल साइज बड़ा होगा तो जो स्टैंडर्ड एरर है वो कम हो जाएगा। कितना कम होगा इसकी कैलकुलेशन भी की जा सकती है। एक बच्चे ने मैसेज क्वेश्चन पोस्ट किया हुआ है कि जी अगर सैंपल साइज इंक्रीज बाय 40 हो जाए तो स्टैंडर्ड एरर में 40 से 75 पे चला जाए तो स्टैंडर्ड एरर में क्या फ़र्क आएगा। तो आप पहले 40 का जो है ना वो सैंपल साइज रख के स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर लें और फिर उसके बाद 75 का स्टैंडर्ड एरर फाइंड आउट कर लें, फिर उसमें चेंज देख लें कितना आएगा। ठीक है जी। तो जनाब बात यह है कि हम लोगों ने बात की कि जी कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो निकल रहा है, उसके साथ कोई स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस लेवल है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल और सैंपल साइज का जो है ना वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। दूसरी चीज हम लोगों ने ये पढ़ी कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और कॉन्फिडेंस लेवल का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए होगा उतना बड़ा आपको जो है ना वो इंटरवल देना पड़ेगा कि अच्छा नहीं, उतना खुला करना पड़ेगा अपर और लोअर लिमिट ऑफ योर एस्टिमेशन को। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये 3 चीजें हैं जो कि इन तमाम बातों का निचोड़ है। आप लोगों ने इनको ज़हन में रख लेना है। इसके अलावा अगर कोई बात समझ नहीं भी आई तो यू कैन स्किप दैट एंड कीप दिस इन माइंड ओनली। अच्छा, कभी कभार एग्जामिनर ये कहता है कि भाई मैंने एक खास लेवल से बड़ा नहीं होने देना अपना इंटरवल, राइट। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मीन में +-2 से बड़ा मुझे इंटरवल नहीं चाहिए, राइट। और मुझे कॉन्फिडेंस स्कोर भी जो है वो भी इतना ही चाहिए। यानी कि हमारा फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, मीन + कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। कॉन्फिडेंस स्कोर के बारे में उसने कहा ये भी मुझे 95% ही चाहिए। पॉपुलेशन
ये स्टैंडर्ड एरर जो होता है, चलें फॉर द टाइम भी हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन भी कभी चेंज नहीं होगा, तो देयर कैन बी ओनली वन थिंग विच इज कॉल्ड सैंपल साइज। तो इस सैंपल साइज को कम या ज्यादा करके हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर रहते हुए इसका आंसर 2 के इक्वल ला सकते हैं, राइट। उम्मीद है कि मैं आपको पूरी हद तक कंफ्यूज करने में कामयाब हो चुका हूँ, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल हैं। एग्जामिनर ने कहा कि भाई मैंने मीन प्लस माइनस 2 से ऊपर नहीं जाना, मैं इससे बड़ा लेवल जो है वो नहीं क्रिएट कर सकता। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉन्फिडेंस स्कोर इंटू स्टैंडर्ड एरर जो है वो 2 के इक्वल रख लेते हैं। कॉन्फिडेंस स्कोर इंटू स्टैंडर्ड एरर ये 2 के इक्वल रख लेते हैं। तो कॉन्फिडेंस स्कोर जो है वो 95% के हिसाब से कितना है, 1.96, और स्टैंडर्ड एरर जो है वो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एरर इतना ही है, ठीक है। पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसको हम लोग कर लेते हैं, चलें 1.5 कर लेते हैं, ये तो फिक्स रहेगी। स्क्वायर रूट ऑफ एन इज इक्वल टू 2। तो यहां पे एक स्पेसिफिक लेवल के लिए, स्पेसिफिक इंटरवल के लिए और एक स्पेसिफिक कॉन्फिडेंस स्कोर के ऊपर नंबर ऑफ सैंपल साइज हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जनाब वापस चलते हैं पिछली स्लाइड पे, जहां पे हमने कहा था कि देयर इज अ मैथमेटिकल मॉडल कि हम लोगों को कितना सैंपल साइज अप्रोप्रिएटली सिलेक्ट करना चाहिए। तो अगर मैं कहता हूं कि जनाब मुझे एक ऐसा सैंपल साइज सिलेक्ट करना है जिससे मीन के अंदर प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ 5 यूनिट्स का फर्क आए, तो हमने कैलकुलेशन करनी होगी कि स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाई बाय कॉन्फिडेंस स्कोर शुड बी इक्वल टू 5। इससे बड़ा ये फैक्टर नहीं आएगा। अब कॉन्फिडेंस स्कोर में से कॉन्फिडेंस लेवल भी उसने दिया होगा कि जो मुझे 95% कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, हम इसको कहते हैं ये 1.96 है। स्टैंडर्ड एरर पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन भी दी होगी स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो हम लोग इस नंबर ऑफ सैंपल साइज को इधर ले आएंगे और उसके बाद उसको कैलकुलेट करेंगे, तो दैट विल बी द अप्रोप्रिएट सैंपल साइज जो कि हमें यूज करना चाहिए, राइट। दिस इज हाउ वी वर्क बैक द सैंपल साइज कि हमें कितना सैंपल सेलेक्ट करना है, और वो सैंपल इसलिए सिलेक्ट करना है कि हमारे पास जो आंसर है वो ठीक है, राइट। सही है जी। अच्छा, मुझे पता है कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आपने इस एंगल से इसको नहीं पढ़ा होगा शायद, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने सारी चीज़ें बाकी कर ली हैं और आपका सिर्फ ये वाला एरिया रहता है, तो फिर आप इस एरिया की वीडियोस में आएँ, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। अभी तक हम लोगों ने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन नहीं पढ़ा, वो भी हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हम लोगों ने सबसे पहले पॉपुलेशन से सैंपल के रिजल्ट को पॉपुलेशन के पैरामीटर के ऊपर हम लोग एक्सट्रापोलेट करें। तो उस केस में हमने देखा कि जो इंटरवल एस्टिमेशन है, इस इंटरवल के अंदर 2-3 चीज़ें हैं। ये इंटरवल कितना खुला होगा और इसमें कितना कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। अगर हम लोगों ने बात की कि जनाब अगर हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को खुला करते चले जाएंगे तो हमारा डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उस चीज़ की उस फिर एस्टिमेशन की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से विद 100% श्योरिटी कि क्यूएम के जो भी बच्चे हैं वो जब भी ट्रैवल करते हैं तो उनकी ट्रैवलिंग 0 से लेकर 10,000 किलोमीटर के दरमियान में होती है। कोई भी बच्चा 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता, कोई भी बच्चा 0 किलोमीटर से कम ट्रैवल नहीं करता। अब इसके ऊपर तो मैं पूरा 100% श्योर हूँ, मेरी श्योरिटी या मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 100% हो गया, लेकिन उस एस्टिमेशन का अब कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि वो इतना खुला एस्टिमेट है, इतना खुला इंटरवल है कि आप कहेंगे ले ये तो बात मैं भी कर सकता था। बात तो ये होना कि मैं उस इंटरवल को क्लोज करूं, जैसे जैसे मैं इंटरवल छोटा करता चला जाऊंगा मेरा कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता जाएगा। तो उस कॉन्फिडेंस को दोबारा रीगेन करने के लिए मुझे छोटे इंटरवल के साथ ज्यादा सैंपल साइज रखना है ताकि मैं उसको कर सकूं फाइंड आउट, राइट। अच्छा चलें, अगर ये चीज़ें आपके समझ में नहीं भी आ रही देन देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग है कि यू कैन एटलीस्ट मेमोराइज दीज के कॉन्फिडेंस स्कोर इंक्रीज होता है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इंक्रीज होता है, स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होता है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल भी इंक्रीज होता है, और ऐसी तमाम चीज़ें जिनसे स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होता है उससे कॉन्फिडेंस इंटरवल भी डिक्रीज होता है। स्टैंडर्ड सैंपल साइज इंक्रीज करने से कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा होता चला जाता है, इस और कॉन्फिडेंस इंटरवल छोटा से छोटा होना चाहिए, यही हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले तो ये कह रहे थे कि आइडियल तो ये है कि हम लोग इंटरवल एस्टिमेशन करने की बजाय पॉइंट एस्टिमेशन करें। जी, आप लोगों के सवाल। एक बच्चे ने कहा जी कि सर कस्टर एंड स्टार्टिफाइड, ये पुराने सवाल हो गए।
सर इफ सैम्पल साइज इंक्रीज बाय 40, ये बात भी हम लोगों ने कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया गिवन होगा जी टेबल में देखेंगे। एरिया नॉर्मली आपने याद कर लिया कि 95 और 99% में क्या होता है, और बाकी टेबल्स में आप लोग जो है ना वो उसको टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाकी केसेस में, और उसके अलावा आप कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जी की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना या प्रॉबिलिटी वगैरह की, वो हम लोगों ने कैलकुलेटर की वीडियोज़ में देखा हुआ, राइट। अच्छा जी बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी, आप जा सकते हैं हाफिज साहब। सर आई एम मच कंफ्यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स लाइक स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन एरर एट्सेट्रा। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। स्टैंडर्ड एरर यहाँ पे ये फार्मूला में यूज़ हो रही है, जिसका फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड एरर वो है जो यहाँ पे इस फार्मूला में यूज़ होना है, और उसका फार्मूला है पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन। सैम्पलिंग फ्रेम किसे कहते हैं? सैम्पलिंग फ्रेम होता है जी, आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया होता है उसे सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। पॉइंट एक्स एक्जीमेटेड, पता नहीं क्या होता है यार। एफ सी पी ऑलवेज यूज करेंगे नहीं, वो मैंने बताया हुआ है कि एफ सी पी तब यूज करेंगे जब आपका विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग होगी। और आपको पता है कि जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं और अगर उसने ना बताया कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो हम इसे विदाउट रिप्लेसमेंट अज्यूम करते हैं कि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है। ये बात हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी पढ़ी थी। जी जनाब, आगे चलते हैं जी। एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस होता है विच इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि मीन की बनाई गई है। अब जरा गौर से सुनिएगा, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन होती क्या है, ये चीज अब हमने समझनी है। नॉर्मली ऐसे होता है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन जो है उसकी वजह से ये वाला फॉर्मूला बनता है जो हमने इससे पहले देखा है कि जो पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है वो सैम्पल स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू पॉपुलेशन सैम्पल स्टैटिस्टिक्स मल्टीप्लाई बाय कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। जो भी हम लोग पिछली स्लाइड पे फॉर्मूला पढ़ के हैं वो इस कॉन्सेप्ट की वजह से अराइज होता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में से वो फार्मूला डिड्यूस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जो कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया, वो फार्मूला आपको बता दिया है। अब सिर्फ मैं ये है कि आपको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन के बारे में बताऊंगा कि जनाब दिस इज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ अ फिक्स्ड साइज फ्रॉम अ पॉपुलेशन, नोटिंग द मीन ऑफ ईच पॉपुलेशन एंड क्लासिफाइंग द मीन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है जनाब, ये ऑब्जर्वेशन होती हैं, ठीक है जी। आपके पास फर्ज करें एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का साइज है फॉर एग्जांपल लेट्स से 5000। आप उसमें से 500 के डिफरेंट सैंपल्स सिलेक्ट करते हैं, राइट। एक सैंपल आपने सेलेक्ट किया 500 का। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस और बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव कैलकुलेशन है कि हम लोग अगर एक काम करें, ज़रा गौर से सुनिएगा, 5000 के लोगों में से 500 के का एक सैंपल सेलेक्ट करते हैं नॉर्मली, फिर उसके बाद हम लोग वो कैलकुलेशन करते हैं जो हमने पिछली स्लाइड पे किए। अब हम अगर ये करें कि अब एक कंप्यूटर को कहें कि कंप्यूटर भाई ये 5000 लोग हैं, इन जिनकी 5000 वैल्यूज़ हैं, इन 5000 वैल्यू में से 500 के जितने पॉसिबल सैंपल्स बन सकते हैं वो तमाम सैंपल्स सिलेक्ट करो, राइट। फॉर एग्जांपल इसका फार्मूला होगा जी एन सी एन, यानी कि 5000 सी 500। कैलकुलेटर आपका ये आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकेगा, बट ये जो जाइगेंटिक फिगर होगी, दिस फिगर इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सैंपल टाइप्स जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं 500 लोगों के सैंपल की 5000 में से। तो 5000 लोगों में से 500 का सैंपल जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो हर सैंपल का मीन निकालेंगे, तो वो सैंपल मीन होगा। फॉर एग्जांपल पहले सैंपल का मीन आया, मैं उसे S1 का मीन कहता हूँ जी, फॉर एग्जांपल 45। S2 का जो मीन आया यानी कि सेकंड सैंपल का मीन आया 40। S3 का जो मीन आया डैट वाज 42। S4 का जो मीन आया डैट वाज 43। S4 का जो मीन आया डैट वाज आल्सो 43। जितने पॉसिबल सैंपल इसके बन सकते हैं, और ये बहुत बड़ी फिगर होगी, बिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ सैंपल्स जो है ना वो यहाँ से बन सकते हैं, लेकिन वो हमने नहीं बनाने, हम तो सिर्फ एक हाइपोथेटिकल वर्किंग कर रहे हैं। तो ये जो तमाम सैंपल्स होंगे, इन तमाम सैंपल्स का जब आप मीन फाइंड करेंगे
यानी कि इन सब को ऐड करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। और ये चीज़ हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन ये थ्योरेटिकली प्रूव्ड है कि जनाब जब भी हम लोग तमाम पॉसिबल सैंपल्स का मीन निकालते हैं और उन मीन्स का दोबारा मीन निकालते हैं तो हमारा पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होता है, राइट। सिमिलरली अगर हम इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें और स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ n के साथ, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 50 के साथ, हर सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब आप ये फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास पॉपुलेशन का मीन आ जाएगा, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने जहन में रखनी है कि जनाब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन एक ऐसी फजूल सी लेंथी कैलकुलेशन है जिसमें हम लोग एक सैंपल को सिलेक्ट करने की बजाय जितने नंबर ऑफ आइटम्स हम लोगों ने सैंपल में सेलेक्ट किए हैं उसके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं उन तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की जो आपने तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का जब मीन फाइंड आउट करेंगे तो वो पॉपुलेशन के मीन के इक्वल होगा, और उन तमाम का स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करके स्क्वायर रूट ऑफ n यानी कि नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सेम आंसर जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब आप किसी भी चीज़ के मीन की डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं वो हमेशा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वो सिमेट्रिकल अबाउट द मीन होती है। चाहे ये डाटा जिसके ये जो आप 5000 लोगों का डाटा बना रहे हैं ये डाटा इन इटसेल्फ एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, चाहे ये पॉजिटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन हो या नेगेटिवली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट द मीन या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मीन, मीडियन और मॉड ये तीनों सेम होंगे, एग्जैक्टली सेम होंगे, ठीक है जी, मीन, मीडियन और मॉड, राइट। तो अब ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें बस जो पॉइंट्स मैंने सामने आपके लिखे हुए आपने याद कर लेने हैं। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ ए फिक्स साइज फ्रॉम ए पॉपुलेशन, यानी कि आपने 50-50 के या 500-500 के जितने सैंपल्स हो सकते थे टोटल पॉपुलेशन के अंदर से वो तमाम निकाले, हर एक के ऊपर सैंपल, हर एक का सैंपल निकाला, उनको ऐड किया तो उसका वही आंसर आएगा जो इन 5000 का सैंपल का मीन, इन 5000 का मीन निकालने से आता है, राइट। दूसरी चीज़ जो आपने इसमें याद करनी है वो ये है कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन ऑलवेज एसिमेट्रिकल या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तीसरी चीज़ जो आपने याद करनी है कि इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, और इसका ये जो मतलब है कि दिस मीन्स दैट 95% ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल कलेक्टेड फॉल विद इन 1.96 स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो लाइन है जिसकी वजह से हम लोगों ने वो फार्मूला बनाया जिसकी एक्सप्लेनेशन वो फार्मूला है जो भी हमने पढ़ा है, और वो क्या है कि जी पॉपुलेशन पैरामीटर इज इक्वल टू सैंपल स्टैटिस्टिक्स प्लस माइनस कॉन्फिडेंस स्कोर इनटू स्टैंडर्ड एरर। नहीं समझ आ रही, इसको ऐसे याद कर लें, कोई मसला नहीं। स्टैंडर्ड एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टैंडर्ड एरर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एडजस्टेड डिवाइडेड बाय सैंपल साइज होता है, और इसके ये दो फार्मूलाज है, ये एफपीसी का फार्मूला, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। देयर इज़ नथिंग मोर कि जो आपको एक्सप्लेन किया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग जो है ना वो इसमें काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बस ये जो नोट्स वगैरह मैंने दिए हैं, जो इसके क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं वो आप कर लें, तो देन यू विल बी एबल टू डू दिस आंसर। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन क्या होती है, और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन किस तरीके, पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो किस तरीके से आप लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग आगे चलते हैं जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की तरफ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है दिस इज द टेस्टिंग ऑफ ए प्रेमिस, एक क्लेम पॉपुलेशन के बारे में कर दिया जाता है और इस पॉपुलेशन के क्लेम के ऊपर आप फाइंड आउट करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं क्वेश्चन भी नहीं ले सकूंगा क्योंकि मुझे सेशन जो है वो भी एंड करना है। इंशाल्लाह जो हमारा अगला क्यूएम का सेशन होगा उसमें आप लोगों के तमाम सवाल भी होंगे इस एरिया से। बेहतर है आप लोग ये वीडियोस लेक्चर्स भी देख लें, आप अपने इस टॉपिक को सीधा कर लें और फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच जनाब, अल्लाह हाफ़िज़।